फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट के रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। ट्रेडिशनली देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। पुराने ज़माने में सामान को बेचना या मार्केटिंग करना दोनों का एक ही मतलब होता था। बट मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेयर कंज्यूमर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मगर मॉडर्न जो एरा है इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं हर एक कंट्री में। तो होता क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑल्सो हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन फैल रही है वैसे वैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं और इनका स्कोप टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, implementation and control of programs designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationships with target market for the purpose of achieving organizational objective। तो फिलिप कॉटलर ने कहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? एनालिसिस करना, प्लानिंग करना और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करके ये देखना कि जो भी आपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं कि जो भी आप म्यूचुअल एक्सचेंजेस कर रहे हो, म्यूचुअल एक्सचेंजेस का मतलब खरीद बेच कर रहे हो, प्रोड्यूसर सामान बेचता है और कंज्यूमर खरीदता है, तो जो म्यूचुअल एक्सचेंजेस हैं वो इस हिसाब से हो रहे हैं कि जो कंपनी का गोल है वो अचीव हो पा रहा है। समझ के बात? तो फिलिप कॉटलर ने भी ये कहा है कि कंपनी के गोल की तरफ मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एक और डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू JF पाइल, मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्होंने भी यही कहा है कि मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस का फेज है जिसके थ्रू ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। किसके जरिए? एक्सचेंज के थ्रू। एक्सचेंज के थ्रू मतलब सामान बेच के पैसा लेते हैं या फिर पैसा दे के सामान लेते हैं। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक्सचेंज चल रहा है ना। तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? ऑल द मॉडर्न डिफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग आर बेस्ड ऑन द कैनन। कैनन होता है प्रिंसिपल, उसूल, ठीक है। दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस। तो जो भी मॉडर्न डेफिनेशंस है वो ये कहती हैं कि सारी की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के अराउंड घूमती है, ना कि सेलिंग के ऊपर घूमती है। तो मार्केटिंग किससे रिलेटेड हुआ? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के मतलब अराउंड घूमता है, ना कि सिर्फ सामान जोर जबरदस्ती से बेचने के अराउंड घूमता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसमें मैंने डिस्कस किया मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन what they need and want through creating, offering and exchanging या exchanges of goods and services of value with others। तो मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से एक्सचेंजेस करते हैं। जैसे दुकानदार को पैसा चाहिए, उसे पैसा मिल जाता है। जो कंज्यूमर है उसे गुड्स चाहिए, गुड्स मिल जाते हैं। द मार्केटियर्स, जो मार्केटियर्स होते हैं, वर्क हार्ड टू डिस्कवर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच वुड सेटिस्फाई देम। तो जो मार्केटियर्स होते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस रहता है और वो नई नई चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं कि कंज्यूमर की वांट को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। क्योंकि अगर कंज्यूमर की वांट को कोई भी गुड सेटिस्फाई करता है तो वो तो हमेशा मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा। अब हम करते हैं फीचर्स क्या है मार्केटिंग के। तो फर्स्ट फीचर या करेक्टरिस्टिक्स या खासियत या विशेषताएं, कुछ भी कह सकते हैं उनको। फर्स्ट फीचर है नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स। जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, मार्केटिंग का पूरा फोकस ये होता है कि उनकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया जाए। ऑल द एक्टिविटीज इन द मार्केट आर कैरिड आउट विद द मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, जिस भी कंपनी की हो, पूरा का पूरा मेन फोकस यही रहता है कि जो भी उनका कस्टमर है उनकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया नीड एंड वांट। दूसरा करेक्टरिस्टिक है इसका या फीचर है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। इसमें क्या होता है? मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स,
शेप, साइज एटसेट्रा। तो इसमें होता है कि कंपनी मार्केट ऑफर करती है कि हम ये फलां फलां प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसका ऐसा शेप है, इसके ऐसे साइज है, इसके ऐसे फीचर्स हैं एटसेट्रा। अ गुड मार्केट ऑफर शुड कीप इन माइंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। एक अच्छी मार्केट ऑफर हमेशा जो कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन है वो दिमाग में रख के ही वो मार्केट ऑफर करेंगे, ठीक है। अब कोई भी चीज़ ऐसी मार्केट ऑफर नहीं करेंगे जिसमें कस्टमर की नीड एंड वांट्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जो हमारे कंट्री में मार्केट है, क्या पता दूसरे कंट्री में वो मार्केट ना हो। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कंट्री स्पेसिफिक चीज़ें बनाती है ताकि वो उस लोकल जो कस्टमर है उनकी नीड एंड वांट के हिसाब से चीज़ ऑफर कर सके। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर वैल्यू। Customer is ready to pay or give the price for the product only when he gets satisfaction or only when product is offering utilities matching the price। जो कस्टमर है वो कब पैसे देने के लिए तैयार होगा? वो तभी पैसे देगा जब जो भी वो गुड ले रहा है उसको सेटिस्फैक्शन दे, वो गुड उस कस्टमर को सेटिस्फाई करे, नंबर 1। नंबर 2, जितना वो प्राइस दे रहा है उतनी ही उसकी यूटिलिटी हो। कस्टमर वैल्यूज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे करता है कि उस चीज़ को खरीद के उसको सेटिस्फैक्शन हुई कि नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, वो ये देखता है कि जो भी उसको उस गुड्स से जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या उस गुड्स की कंजम्पशन से जो फ़ायदा हो रहा है वो उसके प्राइस के आसपास है या नहीं है। अगर प्राइस के बराबर है तो उसे तसल्ली हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही, ठीक है ना। मार्केटियर मस्ट ऐड to the value of product so that the customers prefer your good over the competitor। जो भी मार्केटियर्स होते हैं वो हमेशा यही फोकस करते हैं कि उनमें वैल्यू को ऐड किया जाए, उसमें सेटिस्फैक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए कस्टमर की, क्योंकि जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाएगा उतना ही ज़्यादा, दिमाग से सोचो, जितना सेटिस्फैक्शन बढ़ाई जाएगी कंज्यूमर की या कस्टमर की उतना ही ज़्यादा वो सामान खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब सेल एंड परचेज। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। तो बेसिकली मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है? जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है उनको सेल परचेज करना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर को अपना सामान बेचना है वो सामान बेच देगा, कंज्यूमर को खरीदना है वो खरीद लेगा, और दोनों में खरीद बेच क्या होगा? कस्टमर को सामान चाहिए उसे सामान मिल जाएगा, प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए उसे पैसा मिल जाएगा। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर और थ्रू मिडलमैन। जो एक्सचेंज है ये सेल परचेज है, या तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को बेचेगा या फिर बीच में कोई मिडलमैन होगा, बिचौलिया होगा, ठीक है, जिसके थ्रू बेचेगा। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की किस ले जाती है? ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सचेंज किया जाए, मतलब बेचा जाए, ठीक है। प्री कंडीशंस फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म आर, कुछ प्री कंडीशंस है जो एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला आ जाता है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज। बायर और सेलर होना चाहिए ना, या कस्टमर और मार्केटियर होना चाहिए ना, तभी तो सामान खरीदेंगे बेचेंगे। 2 पार्टीज होनी चाहिए, 2 पार्टीज के बिना एक ही बंदा क्या खरीदेगा और क्या बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। दोनों पार्टी सोचती हैं कि जो दूसरी पार्टी के पास चीज़ है वो वैल्यूएबल है और वो मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर सोचेगा मुझे पैसा चाहिए जो कस्टमर की जेब में, और कस्टमर सोचेगा कि जो प्रोड्यूसर सामान बेच रहा है मेरे लिए उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, मुझे वो चाहिए। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द ऑफर। दोनों के दोनों पार्टीज के पास फ्रीडम है। प्रोड्यूसर के पास भी फ्रीडम है, वो अपना सामान बेचे ना बेचे उसकी मर्जी, और कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम है, वो खरीदे ना खरीदे, ठीक है। कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता। ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद ईच अदर। हर एक पार्टी फ्री है, वो उसकी डिजायर है वो करे ना करे, उसके ऊपर कोई फोर्स तरीके से मतलब सेल परचेज नहीं करवा सकता, ठीक है। ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। तो मतलब ईच पार्टी, दोनों की दोनों पार्टी जो हैं वो कैपेबल हैं किसकी? कम्युनिकेशन करने की। कम्युनिकेशन करने का मतलब है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कि मुझे इतना सामान चाहिए, इतने रुपए में चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी की, डिलीवरी मतलब जो प्रोड्यूसर है वो जैसे उसको पैसे मिलेंगे वो गुड्स या सर्विसेज डिलीवर कर दे दूसरी पार्टी की तरफ, कस्टमर की तरफ, और जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को मिलते हैं वो पैसे डिलीवर कर सके, ठीक है ना। दोनों पार्टीज डिलीवर के लिए कैपेबल होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी के ऊपर, कि देयर आर डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, कौन कौन सी हैं उसको कवर करूंगा, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सम कंपनीज बिलीव दैट इट इज ईजी टू सेल द प्रोडक्ट्स व्हेन द प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव
एंड आर इजीली अवेलेबल। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में कुछ कंपनीज ये मानती हैं कि गुड्स को बेचना बहुत आसान होता है जब गुड्स इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते होते हैं एंड इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सो द फर्म्स फॉलो, तो ऐसी फर्म्स क्या करती हैं, सो द फर्म्स फॉलोइंग प्रोडक्शन कंसेप्ट focus on lowering the cost of production by means of mass production and distribution, but the drawback of this concept is that customers do not always buy products which are inexpensive and available। तो होता क्या है, इस जो कंपनियां प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फोकस करती हैं वो सोचती हैं क्योंकि सस्ता माल ज़्यादा बिकेगा, तो माल को सस्ता बेचने के चक्कर में वो बल्क में सामान बनाते हैं, इतना ज़्यादा बल्क में बनाते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती हो जाती है और वो मार्केट में सस्ते दामों पे बेच सकते हैं। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग सस्ता माल ही खरीदें, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फिलॉसफी है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, firms which follow the product concept propose that the way to realize the business goal is by making products that are of high quality। तो जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फिलॉसफी को फॉलो करती हैं फर्म्स, वो ये सोचती हैं कि अगर अपना सामान बेचना है तो हमें हाई क्वालिटी का सामान बनाना पड़ेगा। जितनी हाई क्वालिटी होगी सारे लोग उसके पीछे भागेंगे और सामान खरीदेंगे, चाहे हाई रेट भी हो। दीज फर्म्स मैन्युफैक्चर the products of superior quality, but they must keep in mind that customers will buy high quality only when they need and want it। Only quality is not enough force। तो इसमें क्या होता है, फर्म्स को ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर वो सुपीरियर क्वालिटी बेच रही है, कोई बात नहीं, बेचें कस्टमर को, मगर उसे हमेशा हाई क्वालिटी सामान भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना कि उसके पास सारे के सारे पैसे उसी के पास हैं, औरों के पास पैसे नहीं है। समझ की बात। तो सारे के सारे लोग कई बार ये भी नहीं सोचते कि भाई हाई क्वालिटी क्या, नॉर्मल सा ले लेते हैं, काम चला लेते हैं। समझ की बात। तो इसके बाद आ जाता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, द फर्म्स विच फॉलो द सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव that in order to make customer buy a product he or she need to be convinced। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो प्रोड्यूसर है वो ये सोचता है कि अगर कस्टमर को ये सामान बेचना है तो उसे कन्विंस करना पड़ेगा, उसे जोर लगाना पड़ेगा कि भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो, प्रेशराइज करना पड़ेगा। कैसे, कस्टमर्स कैन बी कन्विंस्ड बाय अंडरटेकिंग सम एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। तो कस्टमर्स को कन्विंस किया जा सकता है प्रमोशनल एंड सेलिंग एफर्ट्स, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह कर करके। हर बोर्ड पे एक ही एडवर्टीजमेंट देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे। जैसे आजकल हर टीवी चैनल और हर यूट्यूब में और कहीं पे भी मशहूरियाँ आ रही, तो शेयर खरीद लो शेयर खरीद लो, शेयर में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन है इसकी, विथ सेलिंग कॉन्सेप्ट द फर्म कैन मेक अ कस्टमर बाय समथिंग इवन व्हेन द कस्टमर हैज नो इंटेंशन ऑफ बाइंग इट। तो इसमें क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट में अगर कस्टमर खरीदना नहीं भी चाहता तो भी उसको ऐसी मशहूरियाँ दे दे के या ऐसी एडवर्टीजमेंट दे दे के उसे कन्विंस कर लेते हैं कि भाई तुमने खरीदना ही खरीदना है, इस चीज़ के बगैर तुम्हारी ज़िंदगी नरक है, या इस चीज़ के बगैर तुम जिंदा ही नहीं रह पाओगे। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फर्म्स रिलाइंग ऑन सेलिंग कॉन्सेप्ट मेक यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट पावर्स एंड अदर परसुएशन, परसुएशन होता है प्रेशर क्रिएट करना, परसुएशन टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स। तो जो फर्म्स ऐसी सेलिंग कंसेप्ट को फोकस करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूरियाँ करती हैं, इतनी ज़्यादा मशहूरियाँ करती हैं कि मशहूरियाँ कर करके लोगों को प्रेशराइज कर देती हैं गला बैठ गया बोल बोल के, ताकि वो पर्टिकुलर चीज़ खरीदें। सेलिंग कॉन्सेप्ट कैन बी समड अप इन अ स्टेटमेंट। इसको हम सम अप कर सकते हैं, इनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सेलिंग व्हाट यू हैव। मतलब सेलिंग कंसेप्ट कहता है जो भी आपके पास है जैसे मर्जी बेचना है, बस कन्विंस करके बेच दो। जैसे कभी कभी दुकानदार कहते हैं ये तो जी हम घर में यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ऐसे कर करके सामान बेच देते हैं, तो कस्टमर ले भी लेता है कि चलो इसने यूज़ किया हुआ है, मगर वो झूठ बोलता है। ज़्यादातर थोड़ी ना अपनी दुकान का थोड़ा ना सामान यूज़ करेगा कोई। ठीक है ना। सो अंडर दिस कंसेप्ट द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और क्रुक। चाहे अच्छे से बेचो चाहे बुरे से बेचो, सामान तो बेचना ही है, चाहे झूठ बोल के बेचना पड़े तब भी बेच दो। सेलिंग कॉन्सेंट्रेट्स on the requirement and needs of the producers and sell whatever is produced। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेंट्रेट करता है कि जो प्रोड्यूसर की नीड्स हैं उस पर फोकस करता है, और जो भी प्रोड्यूसर बना रहा है जैसे भी बना रहा है उसको बेचने पे फोकस करता है। दे डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो प्रोड्यूसर ये नहीं सोचता कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। उसका मेन मकसद होता है बस बेच दो, पैसे ले लो, पैसे निकाल लो कंज्यूमर की जेब में से या कस्टमर की जेब में से, झूठ मूठ बोल के भी बेच दो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक फिलॉसफी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट
कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नीड ऑफ कस्टमर्स। जैसा कि नाम है मार्केटिंग, तो ये क्या करता है, ये ऐसी चीज़ें बनाता है और ऐसी चीज़ें क्रिएट करने पे जो है बिलीव करता है जिसमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन काफ़ी हाई रहती है। This concept says that product should be designed and produced keeping in mind the need of the customers and try to satisfy the need better than the competitor। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम फोकस करें किसके ऊपर, कस्टमर के नीड एंड वांट के ऊपर, और नीड एंड वांट इस तरीके से सेटिस्फाई करें कि हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर ऐसे सेटिस्फाई ना कर पाए, तभी हमारा माल बिकेगा। सो according to marketing concept, the customer's satisfaction is precondition for realizing the firm's goals and objectives। तो इसका मतलब है कि मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है वही मेन कंडीशन है अगर कंपनी ने अपने गोल को हासिल करना है या कंपनी ने अपने गोल को अचीव करना है। अंडर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द फर्म्स डू नॉट सेल व्हाट दे हैव बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कंज्यूमर और कस्टमर्स वांट। तो इस कंसेप्ट के अंदर जो कंपनियां हैं वो सामान नहीं बेचती जो उन्होंने बनाया है, बल्कि वो सामान बनाती हैं जो कस्टमर्स को चाहिए। ठीक है ना, तो उल्टा कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट से। फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके फॉलोइंग पिलर्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर्स हु आर चोजन एज अ टारगेट मार्केट। तो जो भी मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कहता है पहले आइडेंटिफाई कर लो हमने किस कस्टमर को सामान बेचना है या किस कस्टमर को टारगेट करना है, किस कस्टमर के लिए सामान बनाना है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। तो जो भी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो उसमें आप ये देखोगे कि कस्टमर की नीड या वांट क्या है, नीड या वांट के हिसाब से चीज बनाओ। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द टारगेट मार्केट। तो हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है नीड एंड वांट को, इस हिसाब से सेटिस्फाई करना है ताकि वो काम हम कर सकें। क्या काम कर सकें, कस्टमर की वांट को हम पूरा कर सकें। डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ही ऐसे डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट को ऐसे डेवलप करो ताकि उसकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर। तो वो क्या करेंगे, अपनी नीड को पूरा करेंगे इस हिसाब से कि जो कॉम्पिटिटर है उससे अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। मतलब नीड एंड वांट को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं मगर किस तरीके से, उस तरीके से कि जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स है उससे बेटर वे से हमारी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड लास्ट आ जाता है डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट। मतलब ये सारे काम करने पड़ेंगे और फिर भी प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। इस चीज़ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग फिलॉसफी बेस्ड है। नेक्स्ट आ जाता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में सोसाइटी की बात, कंपनीज शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कंपनीज को सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, उनको ओवरऑल सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे दिस में लीड टू मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल इल्स। That is, a customer may want to have drugs, so just to satisfy the customer, the firms should not supply him drugs। तो अगर सारी की सारी कंपनियां कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पीछे भागेंगी तो दिमाग से सोचो, कस्टमर को ज़रूरी तो नहीं कुछ सही चाहिए, क्या पता कस्टमर को वो वाली चीज़ें चाहिए जैसे ड्रग्स हो गया या कोई ऐसी चीज़ें चाहिए। अगर कस्टमर्स को ऐसी चीज़ें चाहिए जो सोसाइटी के लिए ख़राब है मगर कंपनी उसको सेटिस्फैक्शन की बात करती रहेगी तो भी सही बात नहीं है। सम प्रोडक्ट्स ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, सो दीज शुड नॉट बी सप्लाइड ओनली टू फुलफिल द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ऐसी कई चीज़ें, ड्रग्स वगैरह, वो ओवरऑल इकोनॉमी या ओवरऑल सोसाइटी के लिए ख़राब है, तो सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन का नाम लेके जो कंपनियां उनको वो सामान नहीं बेचना चाहिए। द कस्टमर्स जो हैं, द कस्टमर सेटिस्फैक्शन मस्ट बी विद इन द एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखो मगर एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से और जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से देखो, सिर्फ उसी को देखते रहो, ये भी बात गलत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द मार्केटियर परफॉर्म्स अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस विच आर गिवन एज अंडर। जो मार्केटियर है वो कई टाइप के फंक्शंस प्रोवाइड करता है, सम ऑफ दीज आर एज अंडर। सबसे पहले वो क्या करता है, मार्केटिंग रिसर्च, या इसको मार्केट रिसर्च भी कहा जा सकता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इट डील्स विद गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा और मार्केट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा। दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटियर टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर। तो इसमें क्या होता है, वो कस्टमर की नीड को देखता है कि कस्टमर को कौन सी चीज़ चाहिए, नीड को देखता है, उसी हिसाब से सामान बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट स्टेप में मार्केट रिसर्च बिकम्स द बेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट या ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च द मार्केटियर परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस। तो मार्केटियर क्या करता है, स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट मतलब
ये जो एस है इसका मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो स्वॉट एनालिसिस करता है, मार्केटिंग रिसर्च करता है मार्केटियर, देखता है कि भाई कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी वीकनेस है इस बिजनेस में, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा स्वॉट एनालिसिस अलग से डिस्कस करूंगा। वाइल गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मार्केट, द मार्केटियर फोकसेस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स इन मार्केट एंड यूजेस their strength to compare and grab the opportunities and prepare policies and plans to overcome their weaknesses and threats। तो बेसिकली वो स्वॉट एनालिसिस करता है, वो देखता है जो भी मैं काम करूंगा उसमें स्ट्रेंथ क्या है और मेरे पास क्या क्या मतलब पॉजिटिव्स हैं इसके, और वीकनेसेस क्या हैं इस बिजनेसेस में, और थ्रेट्स के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और लास्ट में देखिएगा कि इस बिजनेस में थ्रेट्स क्या हैं कि भाई गवर्नमेंट टैक्स तो नहीं लगा देगी, या कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया, या रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो नहीं बढ़ गई। ठीक है, कंपनीज use internet sites, SMS facility, etc. to collect information. Some companies conduct door-to-door survey या door-to-door research to gather information। तो कंपनीज इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। कुछ कंपनीज इंटरनेट के थ्रू सर्वे करवाती हैं, कुछ SMS भेजती हैं, कुछ डोर टू डोर भी सर्वे करवाती हैं। तो फर्स्ट काम क्या है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना मार्केट के ऊपर, जिसको कहते हैं मार्केट रिसर्च करना। दूसरा मेन काम आ जाता है मार्केट प्लानिंग करना। After conducting market research, the marketer has to plan the steps necessary to achieve marketing objective under the market planning। तो उसके बाद वो क्या करता है, उस मकसद को हासिल करने के लिए प्लान बनाता है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, इसको इस तरीके से बनाऊंगा, तो प्लान करता है। ठीक है, दे मेक प्लान, जो मार्केटियर्स हैं वो क्या करते हैं, दे मेक प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्लान टू इंक्रीज द सेल, प्लान टू यूज़ प्रमोशनल टूल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो प्लान करेगा कि मैं आगे क्या करूं कि मेरा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उसने जो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया है उसको डिज़ाइन करेगा और उसको उस तरीके से बनाएगा ताकि लोगों को पसंद आए और लोगों की वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिले, तभी तो लोग खरीदेंगे ना। एवरी मार्केटियर ऑफर्स अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, बट what product or service has to be offered must be planned। हर एक जो मार्केटियर है वो कोई ना कोई गुड या सर्विस तो प्रोवाइड करता ही है। ठीक है, जो भी वो गुड या सर्विस प्रोवाइड करता है वो उस हिसाब से देखता है कि भाई इसको इस हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाए ताकि कोई भी जो है मतलब कस्टमर है वो उससे अनसेटिस्फाइड ना रहे। तो हमेशा वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे जिससे उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़े। तो डिज़ाइन ही इस हिसाब से बनाएंगे वो। द प्लानिंग पार्ट इंक्लूड्स द डिसीजंस लाइक व्हाट शुड बी द क्वालिटी। प्लानिंग में वो डिसाइड करेगा भाई क्वालिटी क्या होना चाहिए, डिज़ाइन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करने। ठीक है, व्हाट शेप और साइज और व्हाट शेप और डिज़ाइन वुड बी यूज, व्हाट टाइप ऑफ पैकिंग, पैकिंग किस टाइप की होनी चाहिए, हाउ मेनी मॉडल्स, इसके कितने मॉडल्स डिसाइड करने हैं वो डिसाइड करने हैं इसको। ठीक है, एंड फॉर टेकिंग ऑल दीज डिसीजंस प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग उसे करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल उसे सारी की सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी ये चीज़ बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करना है, उसको रैपर में कैसे निबेड़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करता है वो मार्केटियर कैसे। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाना और उसको यूनिफॉर्मली मेंटेन करना। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कंज्यूमर्स। तो जब भी प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है तो उससे क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाती है कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसको अच्छे से कस्टमर खरीदता है और उसे इस्तेमाल करता है। तो इसमें कंज्यूमर्स आर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, पैकिंग एट्सेट्रा। तो कंज्यूमर्स को अगर क्वालिटेटिव चीज़ें स्टैंडर्ड है तो वो होता क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और पैकेजिंग की सारी नॉलेज होती है और कंज्यूमर जो है कॉन्फिडेंट फील करता है। ग्रेडिंग मीन्स, तो ये तो था स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑन सम बेसिस। तो ग्रेडिंग देते हैं, जैसे ग्रेड ए का माल है, ग्रेड बी का माल है, ग्रेड सी का माल है, तो कुछ बेसिस के ऊपर उसे क्लासिफाई कर देते हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी साइज, क्वालिटी एट्सेट्रा, जैसे रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ब्लैक लेबल। ठीक है ना, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो मार्केटियर का मेन जो मार्केटिंग है उसका मेन फंक्शन ये भी है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कर दी जाए। नेक्स्ट आ जाता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाइड टू कस्टमर इन अ पैक्ड फॉर्म। तो कस्टमर को तो जो सामान मिलेगा वो पैक्ड फॉर्म में मिलेगा ना। तो पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइन ऑफ पैकेट, रैपर्स,
कार्टन्स एटसेट्रा विच आर यूज्ड टू पैक द प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो पैकेजिंग होगा वो क्या होगा, पैकेजिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो किसी रैपर में होगा या पैकेट में होगा या कार्टन में होगा, उस चीज़ को, जो प्रोडक्ट को कोई भी सीधा तो नहीं ना लेने जाता, जो भी चीज़ लेने जाओगे कोई ना कोई जो पैकेज में पैक्ड होगी ना, तो पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतना ही अट्रैक्टिव वो लगेगी और उतना ही कस्टमर्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग एज पैकेजिंग as packing induces the customers to buy the product. That is why packing is called silent salesman. जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही अच्छा लोग अट्रैक्ट होंगे और खरीदेंगे। That is why जो पैकेजिंग होती है वो साइलेंट सेल्समैन होता है। लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेज। जो लेबलिंग होती है इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसमें इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है कि भाई इस प्रोडक्ट में कितना शुगर है, कितनी फलां है, फलां सारी डिटेल दी होती है। ठीक है, वो लेबलिंग कहलाती है। थ्रू लेबल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू कस्टमर्स। तो लेबल के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को चाहिए वो कस्टमर्स को मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ब्रांडिंग। नेक्स्ट जो पार्ट है 6th पॉइंट, उसे ब्रांडिंग कहा गया है। इट मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को स्पेशल नाम देना। कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे मे डिसाइड अ स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट्स। कंपनी अपने नाम पे भी बेच सकती है सामान, क्या पता अपने नाम पे ना बेचे, किसी और नए ब्रांड नेम को निकाल के बेच दे। जैसे कई कंपनीज है वो अपने नाम पे नहीं बेचती, कोई नया ब्रांड नेम लेके आती हैं, उस पे सामान बेचना शुरू कर देती हैं। समझ के बात। द ब्रांड नेम मस्ट बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली एज कस्टमर्स लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन द ब्रांड नेम। तो जो ब्रांड नेम है वो काफ़ी केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है और इस हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है ताकि कोई, मतलब जो कस्टमर्स हैं वो एक बार उसकी आदत ही पड़ जाए तो फिर वो वही सामान खरीदेंगे क्योंकि उनको वही ब्रांड चाहिए होगा। ठीक है, तो अब ब्रांड नेम कैसे चूज़ करते हैं, क्या होता है, वो आगे आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जो कस्टमर केयर सेंटर हैं वो भी खोलने पड़ेंगे ना, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होए तो वो कहीं कॉल तो कर पाए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, तभी तो वापस आएगा ना खरीदने। सो एवरी इंपॉर्टेंट फंक्शन of marketing management relates to developing customer support service, that is handling customer complaints। तो वो क्या कहेगा, अच्छा बिजनेसमैन या अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं उनको अच्छे से हैंडल करेगा, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, टेक्निकल सर्विसेज देगा जैसे रिपेयर वगैरह करेगा। कस्टमर विल बिकम परमानेंट ओनली व्हेन ही और शी इज सेटिस्फाइड विद द कस्टमर सपोर्ट सर्विस। जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है जितनी अच्छी होगी उतना ही कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा। जैसे कुछ ब्रांड नेम्स हैं, एलजी, सैमसंग, या फिर आप होंडा की गाड़ियां खरीदते हो, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा, टोयोटा के खरीदते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलती है कि आप कहते हो भाई इससे ज़्यादा और कहीं जाना ही नहीं। समझ के बाद वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आपको पता है प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस ज़्यादा रख लिया तो से आपका टेंशन हो जाएगी, बिकेगा नहीं माल। प्राइस कम रखा तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। प्राइस मीन्स द मनी विच अ कस्टमर हैज़ टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस क्या है? प्राइस वो चीज़ है जो कि कस्टमर सामान खरीदते टाइम अब पे करने को तैयार हो जाता है, किसी भी गुड या किसी भी सर्विस को पे करने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं इतना पैसा दे दूंगा। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कस्टमर इज़ हाईली प्राइस सेंसिटिव। तो ये मार्केटिंग का बहुत क्रूशियल एलिमेंट है क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल वेरिएशन इन द प्राइस मे टेक योर कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, गलत मतलब मैंने यहाँ मे लिखना था, मेक लिख दिया। ठीक है, स्पीड में कभी यार हो जाता है, घर में कोई आ जाए या कोई बात करने आ जाए तो लाइन की ऐसी की तैसी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हल्का सा भी प्राइस में वेरिएशन आए तो उससे होता क्या है, प्राइस में वेरिएशन की वजह से जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट कर सकता है। मार्केटियर कीप्स इन माइंड वेरियस फैक्टर्स सच एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, डिमांड, कॉम्पिटिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। जब भी प्राइस तय कर रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट के तो कई चीज़ें दिमाग में रखता है। ठीक है, अगर अपनी मर्जी से दे दिया उसने प्राइस फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रमोशन एंड सेलिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स the marketer needs to offer them to customers. For this he performs basic functions, that is promotion and selling। तो एक बार अगर उन्होंने सामान बना दिया तो अगली चीज़ क्या रहेगी, एक बार सामान बना दिया तो अगली चीज़ रहेगी उसको बेचना। बेचने के लिए वो प्रमोशन करता है और सेलिंग करता है। प्रमोशन में क्या आ जाता है, प्रमोशन इंक्लूड्स
प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। जो प्रमोशन है वो क्या होता है, कस्टमर्स के साथ कस्टमर को बताना कि ये चीज़ आई है मार्केट में, ये चीज़ ट्राई करके देखो, जिसकी वजह से उनकी सेल बढ़ेगी। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने से रिलेटेड होती हैं उसे प्रमोशन कहते हैं। फॉर प्रमोशन मार्केटियर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, दैट इज एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, एंड पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर जाके सेल करना या पब्लिसिटी करना एटसेट्रा। तो अपनी चीज़ को प्रमोट और सेल करने के लिए कस्टमर्स ये काफ़ी हथकंडे अपनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिसीजन लाइक चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई किस तरीके से माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे मेंटेन की जाएगी इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाएगा, कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, कहाँ पे वेयर हाउस होगा। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं जो कि उनको डिसाइड करनी पड़ती हैं मार्केटिंग वालों को। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। द गुड्स आर नॉट नेसेसरली कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस। जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पे थोड़ी ना खाते हैं, खाते तो कहीं और है ना। तो अब इसमें क्या है, देर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन कहीं और हो रही है, कंजम्पशन कहीं और हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेस गैप। टू कवर दिस प्लेस गैप द मार्केटियर मेक यूज ऑफ सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सो दैट गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए प्रोड्यूसर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करता है ताकि कंट्री के कोने कोने तक उसका सामान भेजा जा सके। इट इज़ नॉट ओनली दैट द फिनिश गुड्स नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड बट रॉ मटेरियल एंड वेरियस अदर इनपुट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ फिनिश गुड ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रॉ मटेरियल भी तो जा सकता है ना। एक जगह पे बनता है मगर चाहिए दूसरी जगह पे रॉ मटेरियल या अदर इनपुट्स, ठीक है। द मार्केटियर कंपेयर्स वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट and on various criteria and select the best and most suitable to transport the raw material inputs or finished goods। तो बेसिकली जो मार्केटियर है वो कंपेयर करता है कि वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हैं, जो सबसे सस्ता पड़ता है उसको और जो सबसे एफिशिएंट पड़ता है उसी के थ्रू सामान अपना बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। द गुड्स आर नॉट इमीडिएटली कंज्यूम्ड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स हैं वो उसी दिन या उसी हफ्ते या उसी महीने थोड़ी ना खाए जाते हैं जिस टाइम वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। प्रोडक्शन बल्क में हो रही है मगर कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो मतलब इस गैप को जो कवर करने के लिए माल को स्टोर किया जाता है वेयर हाउसेस में। सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ ड्यूरिंग द टाइम gap as goods need to be protected from moisture, insects, rodents, theft etc। तो गुड्स को कहीं ना कहीं तो संभाल के रखना ही है ना, तो उनको वेयर हाउसेज में रखा जाता है, ठीक है। सो मार्केटियर ऑफ्टन मेंटेन देयर ओन वेयर हाउसेज टू स्टोर द गुड्स और दे मेक यूज ऑफ पब्लिक वेयर हाउसेज टू कीप द गुड्स सेफ एंड फ्रेश टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। तो वो क्या करते हैं, या तो उनका खुद का वेयर हाउस होता है या फिर वो कहीं और से किसी और का हायर कर लेते हैं कि भाई ठेके पे ले लेते हैं और फिर बाद में पैसे देते रहते हैं उनको जब तक उनका माल पड़ा है। तो ये सारे फंक्शंस थे जो कि मार्केटिंग वाले जो हैं मार्केटियर उनको करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्या होता है। इट रेफर्स टू द टूल्स और इंग्रेडिएंट्स और द वेरिएबल्स विच द मार्केटियर मिक्सेस इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर मार्केट। एक पर्टिकुलर मार्केट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो मार्केटियर होता है वो जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो भी चीज़ें यूज़ करता है उसे मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। तो इसमें फिलिप कॉटलर जो है उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया गया है। फिलिप कॉटलर ने कहा है कि मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स that firm uses to pursue its marketing objectives in the target market। एक टारगेट मार्केट में जो कंपनी है वो किस तरीके से अपने टूल्स यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करती है उसे मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। अब मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है प्रोडक्ट को देखना, प्राइस को देखना, प्लेस को देखना और प्रमोशन करना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये चारों के चारों पॉइंट एक फुल टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में लगातार बना रहा हूँ और इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट एलिमेंट of the marketing mix signifies the tangible or intangible product offered to the customer with which is
द सेटिस्फायर ऑफ द नीड, प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। तो प्रोडक्ट बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जो टेंजिबल भी हो सकता है, फिजिकल शेप में भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, उसका मेन मकसद क्या है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। प्रोडक्ट विल एक्ट एज अ सेटिस्फायर ऑफ नीड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, और प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज, कि एक प्रोडक्ट लिया तो पता नहीं एक या एक से ज्यादा यूटिलिटीज को सेटिस्फाई किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट मिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रोडक्ट मिक्स है ये बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू the important decisions related to the product such as quality of the product, design of the product, packing of the product, etc. तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स है इसमें डिसीजंस होते हैं। कौन से डिसीजन? कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसकी पैकिंग कैसी होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग included in the product mix is product assortment, which refers to the number of products and items of a particular produce क्या है ये, एंड आइटम्स अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर्स टू अ मार्केट। तो इसमें ये आ जाता है कि प्रोडक्ट के वेरियस वो कैसे हैं। जैसे एक कार ले रहे हो आप, एक कार के ऊपर वाले मॉडल, नीचे वाले मॉडल, सारे के सारे जो मॉडल्स हैं उसकी एग्जांपल है। तो जब प्रोडक्ट बना रहे हो उसके भी तो कई वेरिएंट्स बनाओगे ना, वो भी हम प्रोडक्ट मिक्स में डिसाइड करते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या हैं प्रोडक्ट मिक्स के? इसके अंदर आ जाता है ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना और लेबलिंग करना। अब इन तीनों को मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में बनाऊंगा। ठीक है, एक में ही सब कुछ डाल दूंगा तो फिर सब कुछ हलवा बन जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ब्रांडिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन that a marketer has to take in area of a product is branding। तो ब्रांडिंग के ऊपर जो मार्केटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। दैट इज ही और शी हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म्स प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर ब्रांड नेम और जेनरिक नेम। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। दैट इज सॉल्ट। अगर सॉल्ट लॉन्च करना है तो क्या उसे सॉल्ट के नाम से ही लॉन्च करेंगे, या जो टाटा सॉल्ट आता है वो टाटा अपने ब्रांड के अंदर उसे मतलब लॉन्च करेगा। ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, आप समझे नहीं। जैसे मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रांड नेम के अंदर लॉन्च करना है कोई प्रोडक्ट, या फिर उसको उसके जेनरिक नेम से। जैसे कार को कार के नाम से लॉन्च करना है, या फिर टोयोटा की फलां फलां कार, टोयोटा की करोला, टोयोटा की कैमरी, ऐसे लॉन्च करना है। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय जेनरिक नेम देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द मार्केटियर टू डिफरेंशिएट हिज प्रोडक्ट फ्रॉम अदर from that of the competitors। that is why brand name is given to the product। तो ज़्यादातर क्या होता है, हर बार ऐसे ही होता है, ब्रांड नेम दिया जाता है। ब्रांड नेम क्यों दिया जाता है? ताकि कॉम्पिटिटर से हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंट शो किया जा सके। वी कैन कंक्लूड दैट अ ब्रांड इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ब्रांड है वो जो प्रोडक्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम। ब्रांड नेम जो है नेम के हिसाब से भी हो सकता है, सिंबल के हिसाब से भी हो सकता है, डिज़ाइन के हिसाब से भी हो सकता है। द ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। आप सिर्फ ब्रांडिंग इसलिए नहीं करते ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो पहचान में आ जाए कि ये फलां फलां कंपनी की है, इसलिए तो करते ही करते हो। साथ में आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कोई स्कीम लड़ाते हो ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द ब्रांड नेम आर, नंबर ए, ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिज़ाइन। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोडक्ट का। ये नेम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी, ये नाइक का दिया हुआ है। ठीक है, पेप्सी का दिया हुआ है, यहाँ पे सर्फ है, डेटॉल है, ये नेम से हैं और ये सिंबल से हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रांड। अब ये ब्रांड नेम क्या होता है? द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम। जैसे इसको कहते हैं नाइक, इसको कहते हैं पेप्सी, तो ये क्या हुआ? ब्रांड नेम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड। दैट इज, डेटॉल को आप डेटॉल से बुलाते हो, ठीक है ना, सर्फ बुलाते हो। तो जो भी आप ब्रांड का नाम वर्बल तरीके से लेते हो उसे ब्रांड नेम कहा जाता है। थर्ड पार्ट इसमें आ जाता है सी, ब्रांड मार्क। द पार्ट ऑफ ब्रांड which cannot be spoken but can be recognized is known as brand mark। या जो ये मैंने ब्रांड मार्क लिखना था, यहाँ ब्रांड लिखना था BRAND। ठीक है, डी की जगह के लिखा गया था। तो जो आप बोल नहीं सकते उसे ब्रांड मार्क कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
पेप्सी का जो साइन है ये वाला जो मैंने बनाया था, इसको कुछ बोल थोड़ ना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मर्सिडीज़ का साइन होता है, स्टार जो लगे होते हैं मर्सिडीज़ के लोगों के अंदर, तो उसे बोल थोड़ी ना सकते हो, मगर आपको देख के पता तो लग ही जाएगा ना। तो ब्रांड मार्क होता है जो कि हम बोल नहीं सकते मगर हमें देख के पता लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडमार्क। अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। नो फर्म कैन यूज द नेम और साइन फॉर विच अ कंपनी हैज़ लीगल प्रोटेक्शन। तो ट्रेडमार्क वो होता है जो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, और इस पर कॉपीराइट या पेटेंट राइट्स लिए होते हैं, इसलिए कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी और ने यूज़ किया तो उसको अच्छी खासी फाइन्स एंड पेनल्टीज लगती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, जैसे लक्स, नाइक, सर्फ एट्सेट्रा। छोटा होना चाहिए ताकि आसानी से बुलाया जा सके। इजी टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन उसकी आसान होनी चाहिए। ब्रांड नेम मस्ट सजेस्ट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो ब्रांड नेम है उसी से पता लगना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी कैसे है। जैसे हेयर एंड केयर जो है वो तेल, वो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई बालों से रिलेटेड है। उजाला, जो नील की एक मशहूरी आती थी, उजाला डालो जी, तो उजाला से पता लगेगा कि कपड़े ब्राइट हो जाएंगे उससे। तो ब्रांड नेम ही सजेस्ट करना चाहिए कि उस चीज़ की यूटिलिटी क्या है। यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, दूसरों से अलग होना चाहिए, सेम टू सेम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा खरीदें। समझ गए बात। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग एंड इट्स लैंग्वेजेस एंड इन अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर। जो भी आपने ब्रांड नेम रखा है उसका कहीं दूसरे लैंग्वेज में कोई और मतलब तो नहीं है। जैसे मुझे याद है टाटा ने अपनी एक कार आ रही थी, उसका नाम रख दिया जीका। थोड़ी देर बाद पता लगा जीका वायरस निकल गया, तो उन्होंने अपनी ब्रांड नेम का जो कंपनी जो कार है उसका नाम चेंज करके कोई और रख दिया। ठीक है, शायद कोई और रख दिया, मेरे को भूल गया कौन सा रखा, शायद टियागो रख दिया था या क्या रखा था। ठीक है, तो एक अच्छे ब्रांड में ये फीचर्स, ब्रांड नेम में ये फीचर्स होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम। एक कंपनी ब्रांड नेम अपना क्यों रखती है, उसको क्या एडवांटेजेस हैं, तो इसको हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस टू फर्म्स, फर्म्स को क्या एडवांटेजेस हैं और कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस टू फर्म्स। इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। जब अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन में जो या कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट हैं उनसे डिफरेंशिएट करना हो, कि हमें अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना हो, तो हम अलग से ब्रांड नेम चूज करते हैं। तो ब्रांड नेम अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग बाय मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। जब मशहूरी करते हैं तो प्रॉपर ब्रांड नेम दिखा रहे होते हैं ना, तो ब्रांड नेम से ही तो पता लगता है कि फलां फलां ब्रांड का नया प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी में चार्ज डिफरेंट प्राइजेस एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, दैट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो कंपनी ब्रांड नेम रख के डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकती है। अगर ब्रांड नेम हाई फाई है तो वो हाई फाई प्राइस चार्ज कर सकती है, मतलब हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। अगर ब्रांड नेम ऐसा है जो लोगों को नहीं पता तो उसे लो प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं इस ब्रांड नेम के बारे में। तो अगर ब्रांड अच्छा है, आपने देखा होगा ब्रांडेड चीज़ें जब दुकानदार बेचते हैं उसमें मार्जिन भी कम होता है, और क्या कहते हैं जब जो खरीदते हैं जो कस्टमर्स, तो वो होती भी महंगी है। ठीक है। ईजी टू इंट्रोड्यूस या इजी इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई बड़ी कंपनी ने अच्छे ब्रांड के अंडर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वो काफ़ी इजीली लॉन्च हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक रिप्यूटेड ब्रांड होता है। ठीक है। अगर कोई नई कंपनी आ रही है तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोगों को पता नहीं कौन सी कंपनी है ये। ठीक है। अब एडवांटेजेस टू कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है ब्रांड नेम का। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हमें दूर से ही पता लग जाता है कि भाई हमें नाइक के शूज़ चाहिए थे या एडिडास के चाहिए थे, वही हैं वो, ब्रांड नेम देख के ही पता लग जाता है। ठीक है ना। ब्रांड नेम गिव्स क्वालिटी एश्योरेंस टू द कस्टमर। तो जो ब्रांड नेम है वो क्वालिटी एश्योरेंस देता है कि भाई ये इस ब्रांड की चीज़ है तो अच्छी ही होगी, खरीद लो विदाउट एनी टेंशन। ठीक है। ब्रांडेड गुड्स ऐड टू स्टेटस सिंबल ऑफ कस्टमर्स एंड एड्स टू देयर कॉन्फिडेंस लेवल। कुछ लोग कहते हैं भाई मैंने ब्रांडेड शूज़ या ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे, लेवाइस की जीन पहनी होगी 8-10 हज़ार की, तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। वैसे ये शो ऑफ करना गलत रहता है, इकोनॉमिक्स में नहीं करना चाहिए। मगर एडवांटेजेस टू कंज्यूमर या कस्टमर ये भी है कि जब भी वो हाई फाई चीज़ें या हाई फाई कार करते हैं या हाई फाई काम करते हैं तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है पैकेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैकेजिंग होता क्या है। पैकेजिंग इज अ सेट ऑफ टास्क्स और एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन ऑफ रैपर्स, कंटेनर्स और बैग्स फॉर द प्रोडक्ट। जो भी
कोई भी प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसको किसी ना किसी में रैप करके तो देगा ही। तो उस रैप करने के प्रोसेस को हम पैकेजिंग कह देते हैं। अब रैप करने के कई प्रोसेसेस होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो पैकेजिंग सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा टास्क होता है या एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज़ कंसर्न विद कि हम इसका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइमरी या सेकेंडरी रैपर कैसे बनाएं, उसको कैसे कैसे मतलब प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करके लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाएं। कंपनीज ऑलवेज सप्लाई द प्रोडक्ट्स इन अ पैक्ड फॉर्म। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो हमेशा अपना प्रोडक्ट पैक्ड फॉर्म में ही भेजती है। दैट इज कोक जो है बॉटल के अंदर आती है और बिस्किट्स जो है वो रैपर के अंदर आते हैं, टॉफीज भी रैपर्स के अंदर आती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आ जाता है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का लेवल क्या है? सबसे पहला प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है कि जिसके अंदर इमीडिएट, ठीक है, इट रेफर्स टू इमीडिएट पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। इमीडिएट का मतलब जो प्रोडक्ट जिस काम के लिए आप ले रहे हो उसके एकदम ऊपर वाला पैकेजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक पीने लग रहे हो, पेप्सी, ठीक है, पेप्सी के ऊपर ये जो बॉटल है ये क्या होगी? इमीडिएट पैकेजिंग। इट रिमेन्स विद द प्रोडक्ट टिल इट इज यूज्ड। तो ये जो प्राइमरी पैकेजिंग है, जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करते, ये प्राइमरी पैकेजिंग हमेशा उसी प्रोडक्ट के साथ रहेगी। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट ये वाला जो पार्ट है ये तो प्राइमरी में आ गया, मगर ये जो टूथपेस्ट है इसका जो बाहर वाला जो कवर है वो सेकेंडरी में आ गया। दीज आर एडिशनल पैकेजिंग्स या पैकिंग्स विच गिव मोर प्रोटेक्शन। ये एडिशनल पैकिंग्स होती हैं जो प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोटेक्शन देती हैं। जनरली द कंज्यूमर्स थ्रो दीज पैकिंग्स व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करते हो टूथपेस्ट को, तो ये जो बाहर वाला होता है ये डब्बा, इसको फेंक देते हो। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में क्या होता है? दीज आर पैकिंग्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। दीज पैकिंग्स गिव्स प्रोटेक्शन टू गुड्स। तो अब क्या हुआ? ये वाली टूथपेस्ट जो है, इसका जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये तो हो गया प्राइमरी में, ये जो सेकेंडरी है ये सेकेंडरी वाले में आ गया। अब इन सारे डब्बों का जो एक बड़ा डब्बा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन सारे डब्बों का एक जो बड़ा डब्बा होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बेसिकली ये पूरा का पूरा कार्टन होता है, इसमें मतलब 200-500 पेस्ट होंगी, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फंक्शंस और फीचर्स ऑफ पैकिंग, कि भाई फंक्शंस क्या होता है, पैकिंग करते क्या है, पैकिंग हमें चाहिए किस लिए, ठीक है। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस और फीचर्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के काम क्या होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट, प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। तो कहीं प्रोडक्ट या वो चीज़ डैमेज ना हो जाए, इस वजह से भी पैकिंग अच्छे से की जाती है। अप्रोप्रिएट पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम सन, रेन, मॉइस्चर, ब्रेकेज, इंसेक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एक अच्छी पैकिंग होगी तो जो प्रोडक्ट है वो आपका बचा रहेगा, बारिश से भी, मॉइस्चर से भी, धूप से भी, गर्मी से भी, सब चीज़ों से बचा रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग द प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द डिस्टेंस। अगर आप किसी दुकान पे गए हो, आपको दूर से ही एक पैकेजिंग अच्छी है तो आपको दूर से ही पता लग जाएगा ये फलां फलां कंपनी की चीज़ है और ये मुझे लेनी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा एक अच्छी पैकेजिंग में। ये एक इसका मेरिट भी होता है। नेक्स्ट, कन्वीनियंस। हैंडलिंग द प्रोडक्ट बिकम्स मोर कन्वीनियंट विद अप्रोप्रिएट पैकिंग। अगर पैकिंग अच्छी होएगी तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे दूध का पैकेट है, दूध का पैकेट दूध में ना आए तो फिर कैसे हैंडल करोगे, ठीक है ना। अब कोल्ड ड्रिंक है, वो प्रॉपर बॉटल में होती है, बॉटल पकड़नी आसान है, नहीं तो कैसे पकड़ के लेके जाओगे, ठीक है ना। तो पैकिंग मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टोर एंड शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पैकिंग हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहती है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैकिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन बिकॉज इट प्रमोट्स एंड एनहेंसेस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जो पैकिंग है ये एक साइलेंट सेल्समैन होता है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होती है, जितना अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, सामान अपने आप ही बिकता है क्योंकि लोग देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। द अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड innovative packing attracts the customer, especially if the product is kids product। जो भी बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं आपने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा चमकीले से होते हैं और काफ़ी कार्टून शार्टून बनाए होते हैं उनके ऊपर ताकि वो अट्रैक्ट हो जाएं। अट्रैक्टिव पैकिंग ऑलवेज इंड्यूसेस द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। तो जितनी अच्छी अट्रैक्टिव पैकिंग होगी उतना ही कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एकदम रेडी होगा। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी वो उतना ही चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो हेल्दी एंड सैनिटेशन मतलब बाहर से कोई जर्म्स नहीं लग रहे और कोई वो कीड़े वीड़े पैदा नहीं हो रहे, ठीक है। पैकिंग
has become essential because of rising standard of health and sanitation. जैसे जैसे हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के अच्छे हो रहे हैं और सैनिटेशन लेवल अच्छा हो रहा है और अच्छी क्वालिटी ऑफ पैकिंग आ रही है, ठीक है. इन अ पैक्ड गुड देयर आर लेस चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अगर अच्छे से पैक किया हुआ है तो वो प्रोडक्ट की जो ख़राब होने की जो है, जो कंटेमिनेशन की और कोई उसके अंदर कुछ चला ना जाए, और जो ख़राब होने की जो स्पीड है वो काफ़ी धीरे हो जाएगी. पेरिशेबल गुड की भी एक उम्र होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है. 2 4 5 10 दिन के बाद आप शायद जो दूध है वो नहीं यूज़ कर सकते, मगर अगर पैकिंग अच्छी हो तो उसमें थोड़े बहुत केमिकल मिला के उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है. पीपल प्रेफर पैक्ड प्रोडक्ट्स ओवर द लूज एज देर इज लेस चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन इन द पैक्ड फूड. आपको पता है पैक्ड फूड लोग प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें मिलावट होने के कम चांसेस हैं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स. सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में ये पैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड generally products with attractive packing are picked up by द बायर्स मोर ऑफ्टन. तो बायर्स क्या करते हैं, जब भी मैं कोई मॉल वगैरह में या कुछ मल्टी ब्रांड स्टोर में कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ और अगर उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, ग्रॉसरी स्टोर में जाता हूँ तो अगर मुझे पड़ी हुई दिख जाती है कहीं पे और वो बहुत अच्छी लगती है तो मैं खरीद लेता हूँ. तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में जब वॉलमार्ट वगैरह में हम जाते हैं तो हमें वो चीज़ पसंद आएगी तो हम फटाफट से उठा के अपनी टोकरी वगैरह में या जो रेडी सी आती है उसमें सामान में रख लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. Packing helps the customers to differentiate the goods on the basis of quality, as with the type of packing customer can guess about the quality of the product. तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही कस्टमर्स का मानना है कि क्वालिटी अच्छी होगी. तो अगर कस्टमर देखे कि किस प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी है उसको प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जो प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी है वो बाकी गुड से डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब बाकियों से अलग है, बाकियों से सुपीरियर है. नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी. ये जो है पैकिंग है ये एक इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की तरह काम करता है. रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द पैकिंग हैव कम्प्लीटली चेंज द मार्केटिंग. वी कैन स्टोर द प्रोडक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स. तो रीसेंट ट्रेंड में क्या है, जो भी चीज़ आप बेचने जा रहे हो उसकी पैकिंग इतनी अच्छी करते हैं कि उसको ज़्यादा देर तक स्टोर किया जा सकता है और कस्टमर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. तो ये हर एक के पास इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की पैकिंग इतनी अच्छी बनाएं कि कस्टमर्स अट्रैक्टेड फील करें. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है लेबलिंग. ये चैप्टर जो चल रहा है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. इट रेफर्स टू पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज. ये जो जैसे कोलगेट का पैकेज है इसके ऊपर सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना. लेबल इज अ करियर ऑफ इन्फॉर्मेशन. बेसिकली इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है. कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? इट प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे ये कोलगेट लिखा हुआ इतना बड़ा, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, किसने मैन्युफैक्चर की, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कंटेंट्स होते हैं इसमें कितनी शुगर, कितना ये फलां चीज़ें, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, जनरल इंस्ट्रक्शंस टू यूज़, वेट एंड प्राइस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो लेबल में क्या होता है, एक पैक होता है, पैक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसे हम लेबलिंग कह देते हैं, ठीक है. तो लेबल्स आर अटैच्ड ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स. लेबल्स होते क्यों हैं? ताकि कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके. अपार्ट फ्रॉम डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, सम स्टैट्यूटरी वार्निंग्स विच आर एसेंशियल फॉर सम प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्रिंटेड. तो इन्फॉर्मेशन तो देते ही हैं बट वार्निंग्स भी दे देते हैं. जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा होता है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर इंडिया में लिखा होता है कि भाई अगर पियोगे तो तुम्हारे फेफड़े सड़ जाएंगे. जो तम्बाकू लोग खाते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि तुम्हें मुंह का कैंसर हो सकता है वगैरह वगैरह. तो ये सारी डिटेल्स दी होती हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का जिसका नाम है फंक्शंस और फीचर्स ऑफ लेबलिंग. तो चलिए शुरू करते हैं. फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ लेबलिंग. इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था लेबलिंग क्या होता है और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट. जो लेबल है उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि प्रोडक्ट में ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसे वैसे, इतनी शुगर, इतनी साल्ट वगैरह वगैरह. तो वो पूरा डिस्क्राइब करती है कि प्रोडक्ट के अंदर है क्या क्या, इसके कंटेंट क्या क्या है. तो इसको सिंपल वर्ड्स में हम देखेंगे. द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरी customer personally, so he wants to communicate and share some information about the product with customers. It is done
थ्रू लेबल्स। अब मैन्युफैक्चरर एक एक बंदे को थोड़ा ना जाके बताएगा कि मैंने ये चीज़ डाली है, उसमें ये डाली है, ये नहीं डाली, फलां फलां। वो क्या करता है, प्रिंट कर लेता है, जो यूज़ करता है वो खुद ही पढ़ता रहेगा। समझ गए ना बात। द मैन्युफैक्चरर प्रिंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, दैट इज कंटेंट, प्राइस, इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर वो सारा का सारा जो उनके पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लाइक कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या डला हुआ है, और प्राइस क्या होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक्सपायरी डेट क्या होगी, उसके सारा डाटा उसके ऊपर प्रिंट करा देता है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो एक एक कस्टमर को जाके बोलता रहे। सेकेंड पॉइंट आ जाता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। Label helps the customer to identify the product from various types of products available in the market or store. अगर आपके पास अच्छा लेबल है और उस पर अच्छे कंटेंट लगे हुए हैं तो आप उनका कंटेंट देख के उनको खरीद सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको शुगर फ्री चाहिए या शुगर विद शुगर चाहिए, और आपको क्या क्या कंटेंट पसंद है, उसमें क्या क्या नहीं। तो आपको चुनने में आसानी होगी अगर अच्छे कंटेंट होंगे किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन ग्रेडिंग। With the help of label, products can be graded in different categories. That is, Brook Bond red label, yellow label, etc. etc. तो जितना अच्छा लेबल होगा उस पर लिखा होगा कि भाई ये रेड लेबल है या क्या कहते हैं येलो लेबल है या क्या है। चाय की जो कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, वो तो कई टाइप की चीज चाय बनाती है ना, मगर जो क्वालिटी वाइज उसको थोड़ा 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 अलग कर देगी, तो ग्रेडिंग करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है। या फिर दूसरी एग्जांपल ये ले सकते हो कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें ग्रीन कलर का एक वो प्रिंट किया होता है, ग्रीन मतलब वेज, रेड मतलब नॉन वेज, ऐसे करके भी ग्रेडिंग में हेल्पफुल रहता है। प्रमोट सेल्स। Attractive and colorful labels excite the customers and induces them to buy product. जितना लेबल कलरफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, उतना ही कस्टमर्स खींचे चले आएंगे और उस सामान को खरीद ही लेंगे। स्पेशली इन कंज्यूमर गुड्स अट्रैक्टिव लेबल्स इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। तो कंज्यूमर गुड्स में ऐसा सर तो होता ही, आपको पता है जो भी चीज़ आप दुकान पे जाते हो आपको थोड़ी अट्रैक्टिव सी पैकिंग लगती है और लेबलिंग लगती है, तो आप उसको खरीद लेते हो, तो इससे सेल्स बढ़ती है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब आपको पता है ना, हाँ, इंडिया में रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको प्रिंट करना पड़ता है कि इसके कंटेंट क्या क्या है। अगर प्रिंट नहीं करोगे तो भाई आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। समझ गए बात। लेबल इज also used to fulfill the legal requirements, as it is legal compulsion to print batch number, content, maximum retail price, weight etc. on all the products. तो इंडिया में तो रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, इसमें जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो तो बैच नंबर मतलब ये कब बनी थी, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, कंटेंट क्या है इसके, इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या हो सकता है, एमआरपी जिसे कहते हैं, वेट कितना है इसका, सारा का सारा नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट होनी चाहिए। On some products, giving statutory warning is also legal compulsion, and these legal requirements are fulfilled through label. तो कई प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग्स भी होती हैं, जैसे सिगरेट के डब्बे के ऊपर वार्निंग प्रिंट होती है, लीकर पे हो सकती है, और जो तम्बाकू वगैरह खाते हैं उनके पैकेट्स पे हो सकती हैं। तो ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है ये कंपलसरी है और हर एक को ये फॉलो करना पड़ता है अगर अपनी कंपनी चलानी है तो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्राइस क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्राइस। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस इज द वैल्यू विच अ बायर पासेस ऑन टू सेलर इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड। तो प्राइस एक ऐसी वैल्यू है जो प्रोडक्ट के बदले में प्रोड्यूसर को या सेलर को दी जाती है। ठीक है। Price is the crucial element of marketing mix because customer is very sensitive to this element. जो प्राइस है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो प्राइस को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लिटिल वेरिएशंस इन द प्राइस में शिफ्ट योर कस्टमर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर हमने हल्का सा भी प्राइस बढ़ाया और शिफ्ट मारी तो जो हमारा कस्टमर है वो किसी और हमारे कॉम्पिटिटर के पास जाके उसका सामान खरीदने लग जाएगा। प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। एक और मेन चीज़ जो प्राइस है, इट मस्ट मैच द यूटिलिटी। प्राइस उतना ही होना चाहिए जितनी यूटिलिटी। ये ना हो कि प्राइस बहुत हाई फिक्स कर दिया और उस चीज़ की यूटिलिटी बहुत कम है तो कोई खरीदेगा ही नहीं। कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे अ प्राइस इक्वल टू यूटिलिटीज ही और शी गेट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। कस्टमर हमेशा वही प्राइस देना चाहेगा जो उसको उस चीज़ की इस्तेमाल करके उसकी यूटिलिटी होती है। अगर उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा तो वो एक आधी बार शायद खरीद ले, क्या पता एक बार भी ना खरीदे। ठीक है। प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। ज़्यादातर प्राइस जो होता है वो मॉनिटरी टर्म्स में ही होता है कि आप इतने पैसे दे दो, इतने रुपए दे दो, इतने लाख दे दो, इतने करोड़ दे दो। ठीक है। तो उसमें प्राइस डिटरमिन किया जाता है।
तो आई होप आपको ये प्राइस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्राइस मिक्स क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्राइस मिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। के प्राइस मिक्स में वो सारे डिसीजन आ जाते हैं जिसमें कोई भी प्रोड्यूसर जब गुड बनाता है तो उसकी प्राइस कैसे फिक्स करेगा, उस डिसीजन से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स आ जाते हैं वो प्राइस मिक्स में आते हैं। दीज डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कितना प्राइस रखा हुआ है इस चीज़ का। डिसीजंस रिलेटेड टू डिमांड, के मार्केट में डिमांड कितनी है। डिसीजंस रिलेटेड टू कॉस्ट, के खुद का खर्चा कितना आ रहा है, खुद की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, एटसेट्रा। असाइनिंग अ मॉनिटरी वैल्यू दैट इज प्राइस टू अ प्रोडक्ट इज नॉट इजी टास्क। किसी भी प्रोडक्ट को बना के उसका प्राइस मार्केट में रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हल्का सा ज़्यादा प्राइस फिक्स किया, लोग हमारा प्रोडक्ट ही नहीं खाएंगे। कम फिक्स किया तो हमें लॉस हो जाएगा। द फैक्टर्स kept in mind while fixing the price of the product or service are discussed as under। हम कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखेंगे प्राइस को फिक्स करते हुए। सबसे पहला जो मेन चीज़ है दैट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा प्राइसिंग का मकसद क्या है। what is the objective of firm is very important factor which helps in deciding the price। प्राइस को डिसाइड करने के लिए कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी किस लिए काम कर रही है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द प्राइस ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म में इंक्लूड। अब आपको पता है हर एक कंपनी का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना तो होता ही है, मगर प्रॉफिट कमाने के अलावा कौन से मकसद हो सकते हैं। नंबर 1, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। क्या पता सस्ता माल बेच बेच के मार्केट लीडर बनना चाहते हो, ठीक है। इफ the firm wants to capture big market share या big share in the market, then it has to keep its price low so that more number of people are attracted to purchase the product। अगर वो कंपनी मार्केट लीडर बनना चाहती है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी माल बिक रहा है उसका मैक्सिमम परसेंटेज हासिल करना चाहती है, तो उसे माल सस्ता करके बेचना पड़ेगा, और सस्ता करेगी तभी उसकी मार्केट में चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा मार्केट शेयर लीडरशिप का भी मेन मकसद उनका हो सकता है। नंबर 2, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म्स हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। तो प्राइस इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर कोई कंपनी सोचे कि भाई मैं सर्वाइव कर जाऊं, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, ये ना हो कंपनी डूब जाए, तो भी उनको डिस्काउंट दे के सस्ते में माल बेचना पड़ता है। थर्ड आ जाता है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। इन दिस केस जनरली हाई प्राइजेज आर चार्ज टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D कहते हैं। तो अगर हमारी कंपनी या आपकी कंपनी ने हाई क्वालिटी माल बनाना है तो उसको हाई प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर सस्ता बेचेगा तो उसे बारह ही नहीं खाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, लॉसेज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है ऑब्जेक्टिव। प्राइस सेट करते हुए हम क्या दिमाग में रखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। अब आप दिमाग से सोचो, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उससे ऊपर ही प्राइस रखेंगे ना, उससे नीचे रख के अपनी कंपनी को बंद क्यों करवाएंगे। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्राइस है वो कॉस्ट से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। द प्राइस इज फिक्स्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। कोई भी कंपनी जब भी प्राइस फिक्स करती है तो सबसे पहले देखती है कि उसको कितने का पड़ा, वो कॉस्ट कितने की पड़ी। इन केस ऑफ हाई कॉम्पिटिशन and to capture big market share, if firms has to fix low price then at least the price must cover the variable cost। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में कंपटीशन करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तो कम से कम प्राइस उतना तो होना चाहिए जितनी उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। अगर कॉस्ट से भी सस्ते में बेचने लगेगा तो फिर तो भाई कंपनी बंद हो जाएगी। थर्ड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। When a firm does not face any competition, then it can enjoy complete freedom in fixing the price। अगर किसी कंपनी के पास कंपटीशन ही नहीं है, तो अकेली कंपनी है, तो वो तो उसकी खुद की मर्जी है, जो मर्जी प्राइस चार्ज करे और काफ़ी प्रॉफिट होगा ऐसी कंपनी को। बट व्हेन द कंपटीशन इज मोर देन प्राइस इज फिक्स कीपिंग इन माइंड द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो जब भी कोई कंपनी प्राइस फिक्स करती है तो देखती है उसके कॉम्पिटिटर ने कितना प्राइस फिक्स किया हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। इफ़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब चाहिए ही चाहिए, और दैट इज़ नो और वेरी लेस सब्सिट्यूट्स आर अवेलेबल, उस चीज़ का कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है या बहुत रेयर है, द कंपनी कैन फिक्स हाई प्राइस। अगर उसकी डिमांड इनइलास्टिक है और कोई सब्सिट्यूट नहीं मिल रहा तो उसकी जो प्राइजेस होंगी वो हाई होंगी। वेयर एज व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक और मोर सब्सिट्यूट्स आर अवेलेबल देन द प्राइस हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन। अगर उस चीज़ के काफ़ी सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं या उसकी डिमांड काफ़ी इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, तो उसमें प्राइजेस को नीचे गिराना ही पड़ेगा। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ हाईली डिमांडेड, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, द प्राइजेस कैन बी हाई बट एट द टाइम
ऑफ लो डिमांड प्राइजेस हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन। अगर जैसे सीज़न चलता है, सीज़न में क्या होता है, गर्मियों का सीज़न है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी गर्मियों के कपड़ों की, तो प्राइजेस भी उसी हिसाब से होंगे। अब सर्दियों का सीज़न आ गया तो गर्मियों के कपड़ों की डिमांड तो नहीं रही, तो उनके प्राइजेस भी गिर जाएंगे। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ ऑफरिंग हाई वैल्यू वन कैन ईजिली चार्ज हाई प्राइस एंड वाइस वर्सा। अब कई प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो उनके प्राइजेस भी हाई होते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रहे होते हैं, एंड वाइस वर्सा मतलब कई चीज़ों की जो वैल्यू है और यूटिलिटी कम होती है तो उनमें कम प्राइस चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। प्राइस फिक्स करते हुए हमें ये चीज़ें भी दिमाग में रखनी है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक द गवर्नमेंट हैज़ all the rights to control the prices of the various products and services by including the product in the category of essential goods like medicines, LPG, etc. गवर्नमेंट क्योंकि वेलफेयर स्टेट है तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी चीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तय कर सकती है। जैसे सरकार ने वेलफेयर करनी है तो मेडिसिन के प्राइस फिक्स कर देती है। अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 5-10 दिन पहले की बात है, कई मेडिसिन पे 84 पता नहीं कितनी मेडिसिन पे टैक्स बढ़ा दिया है। ठीक है, अब मुझे मत गालियाँ निकालना कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विद government intervention there can be a check on monopolies as they cannot charge unfair prices फॉर द इसेंशियल कमोडिटीज़। अगर गवर्नमेंट अच्छी है, वेलफेयर स्टेट है, तो वो पूरा का पूरा चेक रखेगी कि जिन जिन बंदों की मोनोपली है वो कहीं डबल ट्रिपल रेट तो नहीं चार्ज कर रहे। समझ के बात, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद तो वेलफेयर ही होता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। If the company is using intensive advertisement to promote the sale of the product, then it will charge high price. अगर कंपनी अपना सामान ज़्यादा बेचने के लिए दबादब एडवर्टीजमेंट कर रही है, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, हर जगह एडवर्टीजमेंट्स कर रही है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। प्राइजेज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लाइक पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेल्समैन एम्प्लॉयड, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एट्सेट्रा। तो प्राइजेस जो हैं, जो अदर मार्केटिंग मेथड्स हैं लाइक अच्छा कस्टमर सेंटर खोलना, अच्छे सेल्समैन को अपॉइंट करना, अच्छे तरीके की पैकिंग करना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों से भी जो है प्राइजेस असरदार होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फिजिकल और प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ के एक और टॉपिक जिसका नाम है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। प्लेस रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। तो प्लेस वो सेट ऑफ डिसीजंस है जिसमें प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट बनते तो एक जगह है मगर कंज्यूम तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं ना। इफ़ द प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड अवेलेबल to the customers at a right place at a right time, then the customer would not be able to buy them. अगर उनको सही टाइम पे सही चीज़ नहीं मिली तो वो खरीदेंगे ही नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो फिर प्रोड्यूसर का तो नुकसान ही है ना। प्लेस एलिमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो ये जो प्लेस एलिमेंट है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ से जहाँ गुड्स बनते हैं वहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ पे उनकी डिमांड है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो बनाता हूँ मैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्लेस मिक्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है प्लेस मिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्लेस मिक्स वो डिसीजंस होते हैं जिसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड बनता तो कहीं और है फैक्ट्री में मगर कंज्यूम तो पूरे कंट्री में होता है ना। तो डिसाइड करना कि कहाँ से कैसे, जहाँ बनता है वहाँ से जहाँ पे ये गुड की कंजम्पशन होती है वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा। दीज डिसीजंस डिसाइड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिसाइड किया जाता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा और मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्लेस मिक्स इंक्लूड्स टू मेन थिंग्स, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेंगे और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसी रहेगी। तो ये सारे के सारे मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये तो बस छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको नंबर वाइज, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, नंबर वाइज मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर वाइज सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको सारा का सारा चैप्टर बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ के एक और टॉपिक जिसका नाम है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। तो गुड बनते कहीं और हैं और कंज्यूम कहीं और होते हैं, तो उनके बीच में कितने बिचौलिए, कितने इंटरमीडियरीज होंगे, कितने मिडल मैन होंगे, वो कौन डिसाइड करता है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए बात? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर scattered all over the country, so it is very difficult for the producers to distribute goods to the place of consumption. तो गुड्स आपको पता है बनते एक जगह है मगर खाए तो पूरे कंट्री में जाते हैं, तो प्रोड्यूसर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो हर जगह खुद जाके गुड्स बेचे। तो वो कुछ मिडल मैन अपॉइंट करता है। वो कैसे कैसे करता है वो मैंने टाइप्स में बताना आपको, ठीक है? तो चलिए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखते हैं। सबसे पहले जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल। It is a case when firms sell their products directly to the customers without adopting any intermediary। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट अपने शोरूम या अपने वो क्या कहते हैं सेंटर्स खोलता है और अपनी दुकानें खोलता है, अपने स्टोर्स खोलता है और डायरेक्ट कस्टमर्स को सामान बेचता है, या ऑनलाइन भी बेच सकता है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है? इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। डायरेक्ट सेल्स बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन, वो खुद के सेल्समैन अपॉइंट करते हैं और खुद डायरेक्ट सेल कर लेते हैं। थ्रू मेल ऑर्डर हाउस, कि आप मेल ऑर्डर हाउस होता है कि आप उनको मेल कर सकते हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे ऐसे, आप पैसे भेज दोगे तो वो आपको सामान भेज देंगे। थ्रू इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर दे सकते हो। थ्रू टेली शॉपिंग के थ्रू दे सकते हो। अब ये क्या क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में समझाया हुआ है कि मेल ऑर्डर क्या होता है और ये टेली शॉपिंग क्या होती है। आप उस में जाके देख सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में मैंने इनके ऊपर डिटेल की हुई है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो था, ये कौन सा चैनल था? जीरो मतलब बीच में कोई है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है? वन लेवल चैनल। वन लेवल में क्या होता है? फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट्स टू रिटेलर हु सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर क्या कहता है? मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है, दुकानदार को, दुकानदार सीधा कस्टमर को माल दे देता है। ये तो था वन लेवल जिसमें एक ही इंटरमीडिएरी है, बिचौलिया जिसको कहते हैं। नेक्स्ट टू लेवल, इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स इन बल्क टू होलसेलर्स हु सेल्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स हु सेल इट टू अल्टीमेट कस्टमर्स। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स किसको देते हैं? मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर को माल देते हैं, होलसेलर फिर आगे दुकानदार रिटेलर को देते हैं और दुकानदार हमें कस्टमर्स को माल देता है। यार ये कस्टमर की स्पेलिंग गलत हो गए, मैं इसको अच्छे तरीके से लिख दूं। स्पीड में कभी कभी ना गलत हो जाता है कस्टमर, क्योंकि दिमाग कहीं और चले जाता है, कोई बीच में फ़ोन कर देता है तो सारा दिमाग उधर चले जाता है, ठीक है? तो स्पीड में कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट, थ्री लेवल चैनल। इसमें क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डीप कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, दूर दराज तक पहुंचाने हैं, देन द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अपॉइंटेड विच पास द गुड्स टू होलसेलर्स एंड होलसेलर्स जो हैं वो आगे पास करते हैं। मैंने होलसेलर्स के फिर से स्पेलिंग गलत लिख दिए, मैं फिर से लिख देता हूँ। होलसेलर्स पास इट टू रिटेलर्स, ठीक है? होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं और फिर रिटेलर से अल्टीमेटली कस्टमर के पास जाता है या कंज्यूमर के पास। अब मैं बता देता हूँ, इसमें डायग्राम सा बनाया हुआ है कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर आगे दुकानदार रिटेलर को देता है और दुकानदार से फिर हम खरीदते हैं। तो ये बेसिकली इसमें बिचौलिए कितने आगे? 1 2 3। तो ये थ्री वे चैनल है या थ्री लेवल चैनल भी इसको कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो डिस्कस की थी वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में था। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है? Order processing means the time and steps involved between taking order from the customer and delivery of goods as per order। तो बेसिकली ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? ये टाइम और स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कि हमने या डिस्ट्रीब्यूटर ने या किसी ने भी फैक्ट्री में ऑर्डर दिया और उसे प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगा। जनरली द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन, के सेल्समैन को ऑर्डर देना, या ऑर्डर ट्रांसमिशन टू सेल्समैन टू द कंपनी, और वो जो सेल्समैन है वो ट्रांसमिट करेगा, कंपनी को बताएगा कि भाई फलां जगह फलां माल चाहिए। क्रेडिट चार्ट ऑफ द कस्टमर बाय द कंपनी, कि जो भी कस्टमर है कंपनी का उसका क्रेडिट चार्ट क्या कहते हैं, मतलब क्रेडिट चार्ट में उसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है उसका,
कि कंपनी के पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। अगर इन्वेंट्री पहले की पड़ी है तो वो तो खड़े पैर सामान भेज देगी ना। और डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब ऑर्डर लेना, और जब तक आप डिलीवरी नहीं कर देते तब तक के बीच के जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसको सारा का सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग कहा जाता है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जितना ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम होगा उतना सेटिस्फैक्शन कस्टमर की कम होती रहेगी। इसलिए अमेजोन या फिर ये जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं ये फटाफट से सामान पहुंचा देते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे। फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग gives more satisfaction to customers, but this involves the cost of maintaining sufficient inventories. बट आपको पता है अगर फटाफट से ऑर्डर पहुंचा तो दोगे, मगर आपके पास खड़े पैर माल होना भी तो चाहिए ना, तभी तो आप उनको दोगे। तो इसमें क्या लगता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाती है कि अगर किसी भी कस्टमर को ऑर्डर प्रोसेसिंग शॉर्ट प्रोसेस में ही सामान पहुंचाना है विद इन 1-2 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्डर प्रोसेसिंग का तो पता लग गया, अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि फिजिकल मूवमेंट करनी है, गुड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जहाँ पे बनते हैं वहाँ से निकाल के उनको कहाँ पे पहुंचाना है, जहाँ पे कंज्यूम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एड्स द वैल्यू टू द प्रोडक्ट बट इट इन्वॉल्व्स द कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन भी तो वैल्यू करती है ना, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी तो उस चीज़ की वैल्यू बन जाती है। अब आप पहाड़ियों पे इतनी दूर दूर जाओ, वहाँ तक मैगियाँ पहुँची होती हैं, तो मगर वो मैगी 10 रुपये की तो नहीं ना मिलती, समझ रहे हो ना बात। जब वो बना के देते हैं तो पता नहीं कितनी वैल्यू ऐड कर देते हैं, और वहाँ का खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। घर में इतना मज़ा नहीं आता खा के। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। तो आप जो प्लेस ऑफ कंजम्पशन है वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी जो है ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं, दैट इज़ रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, एटसेट्रा कई तरीके हो सकते हैं। ईच मोड हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर एक के अपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। कुछ सस्ते पड़ते हैं, कुछ महंगे पड़ते हैं, ठीक है। दीज मोड्स आर इवेल्युएटेड एंड कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। ये सारे मोड्स को इवेल्युएट किया जाता है, कंपनी बैठ के इवेल्युएट करती है कि हमें फ़ायदा किस में होगा, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो और फ़ायदा किस में होगा, एंड द बेस्ट सूटेड मोड विल बी सिलेक्टेड। वो वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करेंगे जिसमें उनको कॉस्टिंग कम आएगी और उनकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है और क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। थर्ड पार्ट इसमें आ जाता है वेयर हाउसिंग। वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज नॉट सोल्ड इमीडिएटली। जब भी प्रोड्यूसर कोई माल बनाता है उसी दिन थोड़ी ना बिक जाता है। देयर फोर एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। तो हर एक कंपनी को अपने पास गोडाउन्स में सामान रखना पड़ता है जब तक वो बिकता नहीं, क्योंकि जिस दिन बनाया उस दिन थोड़ी ना बिकेगा सारा का सारा। स्टोरेज ऑफ गुड इज नेसेसरी बिकॉज सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड सीजनली बट दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। तो स्टोरेज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जैसे सेब एक पर्टिकुलर सीजन में होते हैं मगर खाए जाते हैं पूरे साल ही, ठीक है ना। सो दीज गुड्स हैव टू बी स्टोर्ड फॉर सप्लाइंग थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे गुड्स को पूरे साल भर में अवेलेबिलिटी के रहने के चक्कर में उनको वेयर हाउसिंग में रखा जाता है। मेंटेनिंग स्टॉक इन वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व्स द कॉस्ट। अगर आप मेंटेन करते हो अपने स्टॉक को कहाँ पे, वेयर हाउसेज में, तो उसका भी कुछ ना कुछ खर्चा आता है। सो द फर्म मस्ट कंपेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन वेयर हाउसेज एंड बेनिफिट विच कंपनी गेट्स। तो वो देखेगी कंपनी के भाई अगर वेयर हाउसेज में संभाल के रख लेंगे तो जब ऑफ सीजन होगा उसमें कितने के बिकेंगे। आपको पता है वैसे सेब 70 रुपये 50 रुपये भी मिल जाते हैं, मगर जब ऑफ सीजन होता है तो उनका रेट 150-200 रुपये चल रहा होता है। तो कंपनी देखेगी कि जो वेयर हाउसिंग की कॉस्टिंग है वो कम होनी चाहिए और जो उनको बाद में जो प्राइजेस मिल रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोड्यूसर अपने पास जो गुड्स है उसका स्टॉक को मेंटेन करता है। द इन्वेंट्री नीड्स टू बी मेंटेन सो दैट द गुड्स कैन बी सप्लाइड वेन एवर डिमांडेड। अगर अच्छी इन्वेंट्री नहीं होगी, अचानक से डिमांड आई तो प्रोड्यूसर के पास माल ही नहीं होगा, तो फिर उसे माल बनाना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। तो जब टाइम लगेगा तो इतनी देर में जो कस्टमर है वो दूसरे कॉम्पिटिटर का सामान खरीद लेगा। प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अगर अच्छी इन्वेंट्री मेंटेन होती है तो इससे हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी मार्केट में। इन्वेंट्री इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। इन्वेंट्री रखने में भी एक खर्चा आता है। दीज इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्लॉक्ड इन एंड रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। आपने पहले से सामान लेके रख लिया, आपका पैसा भी ब्लॉक हो गया, जब तक नहीं बिकता आपके पैसे रुके खड़े। दूसरी बात,
प्राइस भी तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्या पता जब आपने माल बनाया तो प्राइस कुछ और था, अब बेचने के तो प्राइस गिर गया हुआ है, ठीक है, तो ये भी रिस्क है। द फर्म्स मस्ट कंपेयर द बेनिफिट ऑफ इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड अकॉर्डिंगली एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन्ड। एक अच्छी इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहिए। कंपनी देखेगी कि भाई कितना उसकी चीज़ की डिमांड है और इन्वेंट्री के लिए उसको कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, और क्या जब माल बिकता है तो उतना उसे बेनिफिट मिलता भी है कि नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेंट्री को असर डालती हैं कि एक कंपनी को कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करेंगे कि कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए और कितनी इन्वेंट्री प्रोड्यूसर को रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करेगी। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है फर्म्स पॉलिसी ऑफ कस्टमर सर्विस। अगर कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि कस्टमर सर्विस हाई फाई देनी है तो उसके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना माल। इफ़ firm has a policy of offering high level of customer service, then they keep large stock so that there is no delay in the supply of goods। तो अगर वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छी देना चाहते हैं तो उनको अपने पास जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग, जैसे कस्टमर कोई डिमांड करता है तो उनके पास इन्वेंट्री होगी, वो फटाफट से सामान दे देंगे। समझ गए बात। तो कितनी इन्वेंट्री रखनी है ये डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या पॉलिसी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की या कस्टमर सर्विस की। नंबर 2, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। अगर कंपनी की सेल फोरकास्टिंग बहुत अच्छी है, फोरकास्टिंग होता है अनुमान लगाना, मतलब तवक्को रखना कि इतना सामान बिक जाएगा, ठीक है। इफ सेल्स फोरकास्ट इज डन एक्यूरेटली देन इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड एट मिनिमम लेवल। अगर सेल्स फोरकास्टिंग बहुत अच्छी है किसी कंपनी की तो वो एकदम मिनिमम लेवल ऑफ जो इन्वेंट्री है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर सेल्स फोरकास्ट अच्छी नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनका कितना सामान बिकेगा, तो उनको या तो ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी जो ख़राब है, या कम रखनी पड़ेगी जो मतलब वो भी ख़राब है। समझ गए ना बात। कम इन्वेंट्री रखेंगे और डिमांड ज़्यादा होगी तो भी तो काम खराब ही है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is highly responsive and efficient, then the need for inventory will be low and vice versa। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि माल नीचे तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर वो सिस्टम एफिशिएंट है और हाईली रिस्पॉन्सिव है, फटाफट से माल पूरी मार्केट में फैला देगा, तो कम इन्वेंट्री में भी काम चल जाएगा। मगर अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है तो क्या होगा, जो है वो माल अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से होता क्या है कि उन्हें ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इफ़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज़ मोर, अगर इन्वेंट्री रखने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, देन लो इन्वेंट्री इज़ मेंटेन्ड, एंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज़ लो देन हाई इन्वेंट्री इज मेंटेन। मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मैं फिर से बोलता हूँ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज़ मोर, अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करोगे। दूसरी तरफ अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लो है, आपको वेयर हाउसिंग वगैरह सस्ते मिले हुए हैं, तो फिर आप क्या करोगे, ज़्यादा इन्वेंट्री को मेंटेन कर लोगे, ठीक है। जैसे मेरे सामने कोई आ जाता है घर से तो मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो उड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्रमोशन क्या होता है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रमोशन, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नंबर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू एनहांस द सेल्स ऑफ द फर्म। तो बेसिकली प्रमोशन क्या होती है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो की जाती है कस्टमर्स के साथ भी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ भी, ताकि कंपनी की सेल्स बढ़े। द promotional communication aims at informing and persuading मतलब प्रेशर क्रिएट करना, persuading the customers to buy the product and informing them या him और her अबाउट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रमोशनल कम्युनिकेशन का मेन मकसद होता है कि इन्फॉर्मेशन देना या प्रेशराइज करना कस्टमर को, ताकि वो सामान खरीदे, और उसे इन्फॉर्म करना कि हमारा जो सामान है ये इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं और ये बाकियों से इस तरीके से सुपीरियर है। तो इन सारे मेथड्स को, जिससे अपनी चीज़ को कंज्यूमर के दिमाग में डाला जाए कि भाई ये चीज़ है, उसे नॉलेज दी जाए और सेल्स को बढ़ाया जाए, उन्हें प्रमोशन कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्रमोशन मिक्स क्या होता है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स,
आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ के एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रमोशन मिक्स। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ कि इस चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे क्योंकि मैं एक चैप्टर की एक ही डिस्क्रिप्शन बनाता हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ चैप्टर मिलते हैं कुछ नहीं मिलते, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बेसिकली वो सारे डिसीजंस जिससे सेल्स की प्रमोशन बढ़े, चाहे वो गुड की सेल्स बढ़े या सर्विसेज की सेल्स बढ़े, उन सारे डिसीजंस को हम प्रमोशन मिक्स के अंदर कवर करते हैं। द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ प्रमोशन मिक्स आर सिलेक्टिंग एडवर्टीजमेंट मीडिया। इसमें कौन कौन से डिसीजन लेते हैं? सिलेक्टिंग एडवर्टीजमेंट मीडिया या एडवर्टाइजिंग मीडिया, कि किस मीडिया के थ्रू, भाई टीवी में देना है या फिर इंटरनेट के थ्रू देना है, या फिर फेसबुक पे मशहूरी देनी है, इंस्टाग्राम पे मशहूरी देनी है, रेडियो पे देनी है। ठीक है। सिलेक्टिंग प्रमोशनल टेक्निक, किस तरीके से हम अपनी चीज़ की प्रमोशन करेंगे। यूजिंग पब्लिसिटी मेजर्स एंड पब्लिक रिलेशंस, के पब्लिक रिलेशंस को इस्तेमाल करना है या पब्लिसिटी मेजर्स करने, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है या ऐसे करके काम अपनी चीज़ को प्रमोट करना है। देयर आर वेरियस टूल्स एंड एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर प्रमोशन। कई टूल्स एंड एलिमेंट्स है अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। दीज आर अडॉप्टेड बाय द फर्म्स टू कैरी ऑन इट्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। द मार्केटियर जनरली चूजेज द कम्बिनेशन ऑफ दीज प्रमोशनल टूल्स। जो मार्केटियर है वो इन टूल्स की हेल्प से ही अपनी चीज़ को प्रमोट करता है। कौन कौन से टूल्स हैं? फॉलोइंग आर द टूल्स और एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। नंबर 1, एडवर्टीजिंग, मशहूरियाँ करना, सेल्स को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट वगैरह देना या लालच देना, स्क्रैच कार्ड टाइप। पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर जाके जो उनके सेल्समैन होते हैं वो सेल करेंगे। एंड पब्लिक रिलेशंस बनाना। अब इन चारों पे मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शन और मेरिट डीमेरिट सब बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज जाके चेक कर सकते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है एडवर्टीजिंग। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं और नंबर वाइज पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड और सर्विस बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। बेसिकली ये पेड फॉर्म ऑफ नॉन प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन आइडिया है। पेड फॉर्म मतलब एडवर्टीजिंग करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। नॉन पर्सनल मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद आके नहीं करते, वो किसी के थ्रू या कोई मतलब कोई कार्टून दिखा के भी कर सकते हैं। नॉन पर्सनल मतलब किसी पर्सन के थ्रू नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ के थ्रू कर देंगे मगर खुद नहीं करेंगे। समझिए बात। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन एडवर्टीजमेंट इज एन impersonal presentation where a standard or common message regarding the merits, price and availability of the product or service is given by the producer or marketer। तो सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है ये एक इम्पर्सनल तरीका है। इम्पर्सनल मतलब फेस टू फेस बात नहीं होती इसमें। ठीक है। कोई एनिमेशन दिखा देंगे, कोई हीरो को दिखा देंगे कि पेप्सी भी हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है। तो पर्सनली जाके प्रोड्यूसर कस्टमर के साथ नहीं मिलता। तो मशहूरी में क्या दिखाया जाता है, एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जाता है कि चीज़ की मेरिट्स क्या हैं, उसके प्राइजेस क्या हैं, उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है। ये सारी नॉलेज दी जाती है प्रोड्यूसर के जरिए या मार्केटियर के जरिए। एडवर्टीजिंग ट्राइज टू पुल द प्रोडक्ट बाय डायरेक्टली अपीलिंग टू कस्टमर्स टू बाय इट। तो एडवर्टीजमेंट प्रेशराइज करती है कि भाई हमारा सामान खरीदो, हमारा सामान खरीदो। इसलिए बार बार कई चीज़ों की इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आ जाती है कि लोग कहते हैं चलो एक बार लेके देख लेते हैं ये है कैसा। ठीक है। अब आ जाता है फीचर्स क्या है एडवर्टीजमेंट के। तो आ जाता है फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ऊपर तो मीनिंग था, सबसे पहला पेड फॉर्म। द स्पॉन्सर हैज़ टू पे फॉर एडवर्टीजिंग एंड ही मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है। एंड he has to bear the cost to communicate with customers। तो जो भी एडवर्टीजमेंट होती हैं ये पेड फॉर्म में होती हैं, ये कोई ऐसी नहीं होती कि मुफ्त में कोई एडवर्टीजमेंट कर दे। ठीक है। पेड फॉर्म में होती है और जितने भी जो खर्चा हो रहा है इसके ऊपर वो कॉस्टिंग में ऐड करके ही प्राइस उससे ज़्यादा सेट किया जाता है। तो पेड फॉर्म है। सेकेंड आ जाता है इम्पर्सनैलिटी। देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर्स एंड द एडवर्टाइजर्स। इट इज़ ओनली वन साइडेड कम्युनिकेशन। आपने टीवी पे देखी या इंटरनेट पे देखी तो वो तो वन साइडेड है ना, उन्होंने तो अपनी मशहूरी बोल दी, आपको जो उनसे बात करनी थी वो आप कर ही नहीं पाए। तो इसे कहते हैं इम्पर्सनैलिटी। ठीक है। इम्पर्सन है, आपकी फेस टू फेस कोई उनसे बात नहीं होती। तीसरा आ जाता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो इसमें जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, मतलब जब भी आप कोई मशहूरी देखते हो आपको पता लग जाता है ये पेप्सी की है या मैगी की है, कोलगेट की है, किसकी है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट इज गिवन बाय आइडेंटिफाइड कंपनी और फर्म और इंडिविजुअल। अब आप खुद सोचो, अगर कोई ऐसी मशहूरी
देखी जिसमें पता ही नहीं लग रहा किसकी है, तो फिर क्या सामान खरीदोगे? तो किसी का दिमाग खराब थोड़ी ना कि ऐसी मशहूरी बना देगा जिसमें पता ही नहीं लग रहा, उसने पैसे भी खर्च कर लिए और उसकी चीज़ का भी पता नहीं लगा। समझ गए बात? तो ये थे फीचर्स ऑफ एडवर्टीजिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एडवांटेजेस एंड मेरिट्स क्या होते हैं एडवर्टीजमेंट के। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। फ़ायदे क्या होते हैं मशहूरी करने के या एडवर्टीजमेंट करने के? नंबर 1, रीच। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? इट कैन रीच अ लार्ज मार्केट। एक बार टीवी पे मशहूरी आ गई या फिर इंटरनेट पे आ गई तो ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रीच कर सकती है, मतलब हिट कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को। एज थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टीजिंग देयर इज बेनिफिट ऑफ मास रीच। तो एडवर्टीजमेंट करके आप वेरियस मीडिया, मतलब कई तरीकों से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। कई तरीके हैं, जैसे न्यूज़पेपर में दे दो, टीवी में दे दो, इंटरनेट पे दे दो और फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे दे दो। तो इस तरीके से हम हमारी जो एडवर्टीजमेंट की जो रीच है वो काफ़ी मास तक, मतलब काफ़ी बड़े लेवल तक चली जाती है। नेक्स्ट है चॉइस। देर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टीजिंग। लाइक वीडियो के थ्रू कर लो। यार ये वीडियो की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ वीडियो, ठीक है? स्पीड में कभी कभी हो जाता है। तो देर आर वेराइटी ऑफ मीडिया अवेलेबल। कई तरीके हैं एडवर्टीजमेंट करने के। वीडियो एडवर्टीजमेंट बना दो, ऑडियो बना दो, प्रिंट मीडिया में छाप दो। इट हेल्प्स द मार्केटियर टू सिलेक्ट द मीडिया कीपिंग इन माइंड द टारगेट कस्टमर। वो टारगेट सेट कर सकता है कि अगर मैंने यूथ को टारगेट करना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मशहूरियाँ दे देगा। अगर उसने मतलब एज पीपल को हिट करना है और ज़्यादा वैरायटी चाहिए तो वो न्यूज़पेपर में दे देगा, क्योंकि आजकल तो बूढ़े लोग ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग तो बहुत कम पढ़ते हैं, रेयर। जो जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है वही पढ़ते हैं। या फिर अगर उन्होंने बच्चों को हिट करना है तो फिर वो जो यूट्यूब पे जो बच्चों की जो आते हैं कार्टून शार्टून, उसमें वो मशहूरियाँ दे सकते हैं। समझ की बात? तो उसके पास चॉइस होता है। नेक्स्ट है लेजिटिमेसी। इन एडवर्टीजमेंट द मैसेजेस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस आर गिवन पब्लिकली टू द कस्टमर्स, सो देर इज ऑलवेज अ प्रूफ for it and customers believe that publicly the company will not give false information of the product। तो लेजिटिमेसी होती है इसकी, मतलब इसके अंदर ये होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई जो कंपनी है वो सबके सामने ये बयान दे रही है कि हमारी चीज़ ऐसी है, वैसी है, वैसी है, तो ये झूठ तो नहीं होगा। क्योंकि अगर झूठ निकलेगा, किसी ने रिट कर दी तो उसे पंगा पड़ जाएगा कोर्ट में। समझ गए बात? ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे पहले फेयर एंड लवली आती थी, वो कहते थे 10 दिनों में काले से चिट्टे हो जाओ। तो मैं खैर ब्लैक एंड वाइट के अगेंस्ट हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर फेयर एंड लवली कहता था इतने दिनों में आप काले हो तो चिट्टे हो जाओगे, ठीक है? तो वो भी जो है मतलब काम खराब था। तो अब फेयर एंड लवली ने चेंज कर लिया अपना मोटो। वो कहती है कि जैसी मर्जी स्किन है, हमारा काम है स्किन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? द कस्टमर फील्स कंफर्टेबल टू बाय द प्रोडक्ट विच इज़ वाइडली एडवर्टाइज। तो बेसिकली जिसकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, लोगों का कॉन्फिडेंस बन जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छी है तभी तो इतनी मशहूरी आ रही है, तो खरीदने पे अट्रैक्ट हो जाते हैं उस पर, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेसिवनेस। Advertising provides enough opportunities to marketeers to dramatize the message with the help of drawings, colors, pictures, music, dance, etc. तो एक्सप्रेसिवनेस उससे आ जाती है। तो जो एडवर्टाइजिंग है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को या मार्केटियर को कि तुम अपनी चीज़ को थोड़ा बाकियों से हट के बना सकते हो। थ्रू ड्राइंग्स इनोवेटिव तरीके से दे सकते हो ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। दे कैन ईजिली एक्सप्रेस द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट थ्रू वेरियस टेक्निक्स एंड कैन ऐड मल्टीमीडिया इफेक्ट ऑल्सो। तो वही है, एनिमेशन वगैरह करके दिखा देंगे हमारी चीज़ ऐसे होगी, वैसे होगी, और थोड़ा इनोवेटिव तरीके से दिखा देंगे कि चीज़ ऐसी है, बहुत अच्छी है, ताकि वो खरीदे। तो मतलब मशहूरी के थ्रू अपनी चीज़ की एक्सप्रेसिवनेस या एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चीज़ को, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी। It is always felt that advertising increases the cost of product or service, but advertising is considered economical as compared to other promotional techniques because it reaches the masses, and if we calculate per unit cost या per unit customer cost, it is very low or nominal. For example, पहले इसको समझाने से पहले एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने अपनी एजुकेशनल क्लासेस की टीवी पे मशहूरी की, ठीक है? टीवी वालों ने मेरे से ले लिए लेट 10 लाख रुपए, ठीक है? और टीवी देखने वाली जनता है मान लो 10 लाख, तो मेरे को पर बंदा मशहूरी पड़ी 1 रुपये। समझ गए बात? ऑन द अदर हैंड अगर इससे भी नीचे चलता हूँ, तो अगर मैंने क्या कहते हैं मशहूरी ना की होती और मैं कोई और मीडिया चूज़ करता अपनी चीज़ को प्रमोट करने का, जैसे डोर टू डोर भेजता,
तो एक बंदे को मैं कितना डोर टू डोर भेज दूंगा? मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स पर्सोनल हायर करने पड़ेंगे ना इसके लिए, जो डोर टू डोर जाके मेरी चीज़ की मशहूरी करें। तो 10 लाख को कवर करने के लिए मुझे उनको पता नहीं कितने बंदों को रखना पड़ेगा, उनकी कितनी तनख्वाहें हो जाएंगी। समझ रही है ना बात? तो जो मशहूरी करना है टीवी वगैरह पे, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो पर यूनिट सस्ता पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। Customer feels more assured about quality and feel more comfortable if sponsor have claimed the benefit in the advertising। तो मशहूरी करते हुए अगर जो स्पॉन्सर हैं वो अपनी चीज़ की जो है प्रमोट करते हैं उसको, जैसे कार खरीदने की मशहूरी है तो उसको कह देते हैं इतने किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, इसमें ये फीचर है, वो फीचर है। तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर ये बता रहा है तो चलो एक दो आगे पीछे भी हुई तो चलो इतनी तो देगी। जैसे आजकल कहते हैं भाई स्विफ्ट आ गई है, नई स्विफ्ट आ रही है, वो 25 की एवरेज देगी। तो लोग सोचते हैं चलो अगर कंपनी झूठ भी बोल रही है तो 2-3 का फर्क होगा, 20+ तो देगी। समझ के बात? तो इससे एनहेंस होता है कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेवल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ दैट स्टिमुलेट द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। तो सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू कस्टमर को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो चीज़ खरीदे और कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है। जैसे सेल्स प्रमोशन में आ गया, वर्ल्ड कप आ गया तो भाई ढक्कन के नीचे स्क्रैच करो, ये निकलेगा, वो निकलेगा, वर्ल्ड कप की टिकट निकलेगी, कार निकलेगी। तो ये जो स्कीम्स होती हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए लाई जाती हैं ताकि सेल्स को प्रमोट किया जा सके। तो इसको सेल्स प्रमोशन स्कीम्स कहा जाता है। या फिर कह देते हैं इतने का सिम लो, फुल टॉक टाइम मिल जाएगा, इतने का सिम लो, इतने GB डाटा फ्री। समझ रहे हो ना बात? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल because they bring number one इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स इमीडिएटली बढ़ जाती हैं। स्टॉक क्लियरेंस हो जाता है कि फटाफट से जो भी सामान पड़ा था जो बिकता नहीं कंपनी का वो खत्म हो जाता है। इसमें सेल्स प्रमोशन में 30% ऑफ, 40% ऑफ, या फिर कह देते हैं बाय 1 गेट 2 फ्री, ऐसी ऐसी स्कीमें ला देते हैं। ठीक है ना? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इंड्यूसेस द कस्टमर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो सेल्स प्रमोशन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी एनकरेज फील करते हैं ज़्यादा माल बेचने के लिए और कस्टमर भी एनकरेज करता है। सेल्स प्रमोशन हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। जितना अच्छा हमारा सेल्स प्रमोशन सिस्टम होगा उतना ही अच्छा हमारा माल बिकेगा और कॉम्पिटिटर से हम जीत सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पर्सनल सेलिंग होता क्या है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ के एक और टॉपिक जिसका नाम है पर्सनल सेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इट मीन्स सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस पर्सनली। अगर आप पर्सनली जाके किसी को अपना गुड या सर्विस बेच रहे हो तो उसे पर्सनल सेलिंग कहते हैं। दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड द बायर फॉर द पर्पज ऑफ सेल। सेल करने के लिए बायर और सेलर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट it is a face-to-face selling in which one person who is salesman try to convince the consumer or customer in buying a product। तो बेसिकली पर्सनल सेलिंग क्या होता है? एक सेल्समैन होता है, वो अपना सामान आएगा, फेस टू फेस किसी बंदे से बात करेगा और अपना सामान उसे बेचने की पूरी कोशिश करेगा। इसको पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। अब आ जाता है फीचर्स क्या है पर्सनल सेलिंग के, इसमें क्या क्या विशेषताएं, खासियत क्या है इसकी। ठीक है, फीचर्स की। नंबर 1, पर्सनल इंटरेक्शन। जब भी पर्सनल सेल हो रही होती है तो जो बंदा सेल कर रहा है उससे आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन है। इन पर्सनल सेलिंग द बायर्स एंड सेलर्स हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन, क्योंकि एक दूसरे के सामने जाके वो सामान खरीदते या बेचते हैं। देन क्लोजनेस allows both the parties to observe each other's action closely। इस क्लोजनेस की वजह से आपको फेस टू फेस पता लग जाएगा कि भाई ये जो सेल्समैन है ये मुझे ज़बरदस्ती तो नहीं सामान बेच रहा। ठीक है, या फिर आप सेल्समैन हो, आपको कस्टमर की शक्ल देख के पता लग जाएगा कि ये कन्विंस हो भी पा रहा है कि नहीं। तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, पर्सनल इंटरेक्शन रहती है। 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आप टीवी पे मशहूरी देखते हो और वो बर्गर वाले कह रहे हैं या KFC कह रहा है कि हमारा बर्गर खाओ, या वो जो क्या कहते हैं मैकडोनल्ड कह रहे हैं हमारा बर्गर खाओ, तो आपको अच्छा है या नहीं है, या आपको कोई उसका पर्टिकुलर टेस्ट नहीं पसंद, तो आप टीवी को देख के गालियां थोड़ी ना निकालोगे, क्योंकि वो तो 1 वे कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ आप सुन रहे हो, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। बट जो पर्सनल सेलिंग होती है उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है। इन पर्सनल सेलिंग द सेलर्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम द बायर्स गेट अ चांस ऑफ क्लैरिफाइंग हिज और हर डाउट्स। तो जो सेलर है वो हमें बताएगा, जो पर्सनल सेलर है, सेल्समैन है, वो हमें बताएगा ये प्रोडक्ट है, इसका ये फीचर है। साइमल्टेनियसली हम उसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ना, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होगी। इट इज़ सूटेबल, ये कब सूटेबल रहती है? फॉर द सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स वेयर
बायर वांट्स टू इंटरेक्ट विद द मैन्युफैक्चरर। तो ये तब सही रहता है जब हम कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ खरीद रहे हो, जैसे एसी खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, ऐसी चीज़ें जिनके फंक्शंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो पूछ पूछ के ही समझ आते हैं। समझ के बात? तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है बेटर रिस्पॉन्स। व्हेन द सेलर इज पर्सनली एक्सप्लेनिंग द यूटिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट to the customer, then the customer do pay attention and listen to the information। तो इससे क्या होता है? बेटर रिस्पॉन्स रहता है। अगर आपके घर सेल्समैन आए या फिर आप किसी दुकान पे जाओ तो प्रॉपर सेल्समैन है जो आपको पूरा गाइड कर रहा है, तो आप उसकी बात ध्यान से सुनोगे, या टीवी पे मशहूरी चल रही है वो ध्यान से सुनोगे? लोग तो टीवी की मशहूरी को भी अवॉइड कर देते हैं, या फिर यूट्यूब पे देखते हैं 5 सेकंड जैसे हुए, जैसे बच्चे मुझे बता रहे थे कि जैसे ही आपके 5 सेकंड हो जाते हैं और स्किप वीडियो आता है, हम तो फटाफट से बटन दबा देते हैं, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अगर यही सेल्समैन होता तो क्या पता आप सामने बैठ के सब कुछ सुनते। तो पर्सनल सेलिंग से काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है कस्टमर्स का। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप। व्हेन द सेलर एंड बायर कम्स टुगेदर दे में इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन द कस्टमर्स एंड सेलर। जब सेलर और बायर एकदम आमने सामने होंगे तो इससे बायर और सेलर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। सेल्स पर्सनस नॉर्मली मेक फ्रेंडली रिलेशंस विद द कस्टमर। जो सेल्स पर्सनस होते हैं वो ज़्यादातर कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि उनको पटा के रखना है ना, तो फ्रेंडली रिलेशन बनाना उनकी तो मजबूरी है, ताकि दोबारा कस्टमर उन्हीं की दुकान पे आए। नेक्स्ट है बेटर कन्विंसिंग। पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ promotion, because with this salesperson can convince the buyer by demonstrating the use of product and making changes in the product according to the need of the customer। तो इससे क्या होता है? पर्सनल सेलिंग से जो पर्सनल सेलर, जो सेल्समैन है, वो बेटर तरीके से इफेक्टिवली कन्विंस कर सकता है बायर को, कस्टमर को, कि तुम ये चीज़ खरीदो क्योंकि इसमें ये फीचर है, वो फीचर है, वो फीचर है। जैसे आपने देखा है जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको इतने ज़्यादा मोबाइल दिखा देते हैं कि आप भाई बिना मोबाइल खरीदे दुकान से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एडवर्टीजिंग वर्सेज पर्सनल सेलिंग क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इससे हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है एडवर्टीजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एडवर्टीजिंग है, ये क्या होता है? इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी आप टीवी या इंटरनेट पे मशहूरी देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, वो वन साइडेड कम्युनिकेशन है, आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते। ठीक है, मगर जब पर्सनल सेलिंग होती है, सेल्समैन होता है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है एडवर्टीजमेंट में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, एज स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज होते हैं उनके, और वही टीवी पे इंटरनेट पे चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो पर्सनल सेलिंग है, ये मोर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें जो कस्टमर है उसके हिसाब से चेंज किया जा सकता है। एक कस्टमर को सामान बेचना है तो दूसरे तरीके से बेचेंगे, और किसी और को बेचना है तो और तरीका अपना लेंगे, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। फिर एडवर्टीजमेंट में आ जाता है, इसमें मास रीचेस बहुत ज़्यादा है, ये आम जनता तक बड़ी तेज़ी से फैलती है, क्योंकि टीवी पे मशहूरी थी, टीवी देखने वाले बहुत हैं, फेसबुक चलाने वाले बहुत हैं, इंस्टाग्राम चलाने वाले बहुत हैं, हल्की सी मशहूरी थी, सब में फैल गई। मगर यहाँ पे क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी कॉन्टैक्टेड, क्योंकि सेल्स पर्सनल जो है वो किस किस के घर जाएंगे या किस किस दुकान पे खड़े होंगे, समझ रहे हो ना बात? तो इसमें मास रीचनेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट पर पर्सन इज लेस टू कवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर आपने 1-2 दिन में काफ़ी ज़्यादा लोग को कवर करना है तो टीवी पे मशहूरी दे दो, जो टीवी देखते हैं सबको पता लग जाएगा, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे दे दो, जो देखते हैं सबको पता लग जाएगा, तो कॉस्ट पर पर्सन लेस होगी। मगर दूसरी तरफ कॉस्ट पर पर्सन हाई होगी, क्योंकि एक सेल्समैन कितने लोगों को कवर कर लेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है कवर्स द मार्केट इन शॉर्ट पीरियड। 1 दिन 2 दिन मशहूरी दिखाई, सबको पता लग जाएगा, मगर इसमें इट कवर्स द मार्केट इन लॉन्ग टाइम पीरियड, क्योंकि सेल्समैन जो है वो कितने को होंगे जो पूरी मार्केट को कवर करेंगे, समझ की बात। इट मेक्स यूज ऑफ मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। तो एडवर्टीजमेंट इन पे होती है, मगर इट डज नॉट मेक द यूज़ ऑफ मास मीडिया, इसमें तो पर्सनल सेलिंग होती है, सेल्समैन होता है। नेक्स्ट, नो डायरेक्ट फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर टीवी पे मशहूरी आई या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप उनको गालियां भी निकाल दोगे तो उनको कौन सा सुन रही है, तो कोई फीडबैक नहीं मिलता। मगर दूसरी तरफ अगर आप सेल्समैन भेज रहे हो तो उसको फीडबैक मिल जाता है कि चीज़ में ये प्रॉब्लम है, समझ गए बात। तो क्योंकि कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं। मोर यूजफुल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमर प्रोडक्ट्स। बेसिकली कस्टमर प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्डाइज्ड के लिए यूज़ होता है, मगर दूसरी तरफ पर्सनल सेलिंग इंडस्ट्रियल एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के लिए, यहाँ कस्टमर प्रोडक्ट्स, वहाँ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक रिलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक रिलेशंस, जिनको PR कहा जाता है, इज़ द प्रैक्टिस
of managing and guiding perceptions of your business to attract new customers and strengthening the loyalty of existing customers. बेसिकली ये एक ऐसा पैंतरा है जिसको यूज़ करके अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेंटेन किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कस्टमर्स बनाए जाते हैं. इसमें क्या होता है, कस्टमर्स परसेप्शन कैन बी शेप्ड बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उनको डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने को दे देते हैं चीज़ का. द एक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अदर्स एंड स्टेटमेंट्स मेड इन मीडिया एंड मार्केट प्लेस. तो इसमें क्या होता है, जो बिजनेसमैन है उसके जो हेड होते हैं वो मीडिया में कोई खबरें फैला देते हैं या मीडिया में कोई न्यूज़ दे देते हैं कि कंपनी को इतना फ़ायदा हो रहा है, कंपनी ये लॉन्च करने वाली है, वो लॉन्च करने वाली है. समझ रहे हो ना बात. इसमें क्या होता है, वेल प्लान्ड पीआर स्ट्रैटेजीज आर पावरफुल टूल्स फॉर बिजनेस. तो जो पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाई जाती हैं. जैसे कार अभी आई नहीं है, 6 महीने पहले उसकी लाइटें सी जला के दिखा देते हैं कि देखो जी कमिंग सून, ताकि जो बेचारे बाकियों की बिक्री है वो भी ना बिके. समझ गए बात. तो इसमें क्या होता है, अनलाइक मार्केटिंग एंड एडवर्टीजिंग, पर्सनल रिलेशंस takes advantage of unpaid communication channels such as local and regional media, internet networks and community and कस्टमर रिलेशनशिप्स. तो बेसिकली जो पीआर टीम है या पीआर जो है पर्सनल जो रिलेशंस है, ये एडवांटेजेस क्यों रहती है, क्योंकि ये खबरें बड़ी जल्दी फैला देती है, अफवाहें फैला देती है. ठीक है. और ये अनपेड होती है, इसके लिए जो कंपनी है उसको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता. ठीक है. टिपिकली पीआर गार्नर्स मोर क्रेडिबिलिटी देन पेड मार्केटिंग एफर्ट्स. तो बेसिकली जो पीआर है उससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है. मतलब जब कंपनी का ओनर खुद आके कोई अखबार में आर्टिकल दे रहा है या टीवी चैनल पे आके बोल रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, या किसी बिजनेस न्यूज़ चैनल या फिर कोई बिजनेस अखबार है उसमें पूरा का पूरा दे रहा है, तो उसको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाएगी. पब्लिक रिलेशंस इवेल्युएट पब्लिक एटीट्यूड्स, आइडेंटिफाई द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स of an organization with public interest to earn पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस. तो पब्लिक रिलेशन जो है ये इवेल्युएट करता है लोगों के एटीट्यूड को और आइडेंटिफाई करता है कि प्रोड्यूसर्स की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं और ये पॉलिसीज़ किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूसर आने वाले टाइम पे लॉन्च करेगा और कंपनी को किस तरीके से फ़ायदा होगा. पब्लिक डज नॉट मीन ओनली कस्टमर्स. पब्लिक का मतलब सिर्फ कस्टमर्स नहीं है, बट इट इंक्लूड्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज जो मिडल मैन है, और कस्टमर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सारे के सारे आ जाते हैं. मैंने कस्टमर्स शायद 2 बार लिख दिया. ठीक है. यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए. ठीक है. वो कभी कभी स्पीड में याद नहीं रहता. द फर्म्स सक्सेस एंड अचीवमेंट डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट ऑफ दीज पार्टीज. कंपनी आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ये सारे के सारे जो लिंक्ड पार्टीज हैं अगर कंपनी के साथ जुड़ी रही तो कंपनी तो हमेशा अच्छी जाएगी. अब आ जाता है मेथड्स एंड टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन. किस तरीके से पब्लिक रिलेशन को, पीआर को प्रमोट किया जाता है एज अ पॉजिटिव फॉर कंपनी. ठीक है. सबसे पहले न्यूज़. समटाइम्स कंपनी गेट्स इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज और मेक सच पॉलिसीज सो दैट दे गेट सम पॉजिटिव कवरेज इन द न्यूज़. न्यूज़ में आने के लिए कुछ ना कुछ वो छू मंतर छोड़ देते हैं कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं वैसा करने वाले हैं, तो न्यूज़ में रहते हैं. जितना न्यूज़ में रहेंगे लोगों के कान में आती रहेगी ये कंपनी है कोई, ये कुछ लॉन्च करने वाली है, तो उससे भी कंपनी को फ़ायदा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, स्पीचेस. Speeches given by the leaders of the corporate sector influence various members of public, especially banks, shareholders, etc. तो जब भी वो पब्लिक में स्पीचेस देते हैं या फिर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल वगैरह लिख देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो ऐसे क्या होता है, जो बैंक्स हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो उनको सस्ते में लोन दे सकते हैं. या फिर शेयर होल्डर्स भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मार्केट में उसका ज़्यादा शेयर खरीदना शुरू कर देंगे तो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं शेयर के. पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट क्रिएट्स ओकेजन व्हेन स्पीचेस आर डिलीवर्ड बाय द लीडर्स ऑफ द कंपनी. जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो क्रिएट करता है टाइम टू टाइम ऐसे मौके, देखता है कि कब कंपनी के जो हेड हैं या सीईओ हैं या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कोई भी स्पीच दे तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहे, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहे. नेक्स्ट, इवेंट्स. Events refers to organizing press conferences, multimedia presentations, stage shows, matches, etc. etc. अब देखो टाटा है, टाटा आईपीएल को स्पॉन्सर करने बैठ गया है. ठीक है ना. इवेंट को क्रिएट करता है ताकि लोगों को टाटा 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 का नाम सुनने को मिले और क्या कहते हैं उसकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकें और जो भी वो काम करते हैं सारा का सारा अच्छा चले. ठीक है. नेक्स्ट है रिटन मटेरियल्स. रिटन मटेरियल्स दैट इज बैलेंस शीट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, special documents, brochures, etc. are circulated to various parties to improve and maintain public image of the company. तो रिटन डॉक्यूमेंट्स फैलाए जाते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट देख लो कितनी अच्छी है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखो, आने वाले टाइम पे हम क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि एक आम इंसान को अट्रैक्ट करें टुवर्ड्स कंपनी के कंपनी बहुत अच्छी है, शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करें और बैंकों को वगैरह अट्रैक्ट करें. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़. इसमें क्या होता है, बिग बिजनेस हाउसेज ऑफ्टन
associate themselves with वेरियस सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट सच एज वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने आप को भाई बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में वेलफेयर करती हैं, जैसे वुमेन के रिलेटेड कोई वेलफेयर का प्रोग्राम कर देंगी, या फिर चैरिटी कर देंगी, या ब्लड डोनेशन कैंप लगा देंगे, पार्क को मेंटेन कर देंगे। मैं पिछली बार जू में गया था तो वहाँ पे था कि जू का ये वाला जो केज है ये फलां फलां कंपनी मेंटेन कर रही है, ठीक है। कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में कोई वो कर देंगे, हेल्प फुड चैरिटी वगैरह कर देंगे। तो इस तरीके से भी जो पब्लिक रिलेशंस है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो बस आपको याद रखना है पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं, अनपेड तरीका होता है अपनी चीज़ को लॉन्च करने का, ठीक है, और अपने आप को बाकी कॉम्पिटिटर से सुपीरियर बनाने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर की आखिरी वीडियो थी और इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप नंबर वाइज चेक कर सको। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।